Hello friends, hope you are doing good. You must have completed my earlier video lectures of motion in 2 and 3 dimension. If not, then do watch from my channel, link given in description. We will see solution to challenge yourself questions of motion in 2 and 3 dimension and projectile motion topic. I hope you must have found the questions interesting. So let's start. This is the solution to the first challenge yourself question of serial kinematics to lecture 1, motion in 2 and 3 dimension. A cart is propelled over an xy plane with acceleration components ax and ay. Okay, ay is retardation because it is in negative. Its initial velocity component has components vix, means the horizontal velocity component, and viy equal to 12 meter per second. This is the vertical velocity component. They're asking in unit vector notation what is the velocity of the cart when it reaches its greatest y coordinate. ठीक है, अभी सबसे पहले ये क्वेश्चन देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये सॉल्व होगा कैसे, ये क्वेश्चन दिया गया क्यों है. ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि ये जब बोल रहा है कि व्हेन इट रीचेस इट्स ग्रेटेस्ट वाई कोऑर्डिनेट, पहले ये समझो. ठीक है, इसका मतलब है कि अगर वो इस तरीके से ट्रैवल कर रहा था, ये डायरेक्शन तुम्हारा एक्स था और ये तुम्हारा वाई है. ठीक है, जो यहाँ बनाया हुआ अभी ये फिगर में. ठीक है, तो यहाँ से जब कार्ट स्टार्ट किया इनिशियली तो उसका एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी है, वाई में भी है, मतलब वो इस तरीके से है कुछ उसका नेट वेलोसिटी, अगर नेट वेलोसिटी का बात करें तो, है ना. और वाई डायरेक्शन में रिटार्डेशन है, इस तरफ है रिटार्डेशन, राइट. कितना है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, एक्स के डायरेक्शन में जो एक्स कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो ये जब इसका अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे वैसे ही हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है ना, वो कंटिन्यूसली क्या होगा, डिक्रीज होगा. ये जो वी वाई है इसका, ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका एक रिटार्डेशन है, मतलब एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसके वेलोसिटी को कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाएगा. डिक्रीज करता करता एक पॉइंट आएगा, हाईएस्ट पॉइंट, जहां पे उसका वेलोसिटी वी वाई जो कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, दैट विल बिकम जीरो, राइट, जो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है ना. तो जहां पे वो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, मतलब उससे ज्यादा वो और ऊपर नहीं जा सकता है वाई डायमेंशन में, तो दैट विल बी इट्स ग्रेटेस्ट वाई कोऑर्डिनेट. समझ में आया. तो अगर ये चीज को विजुअलाइज कर लिया है तो बस उसका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो इसमें वही ये वाले फिगर में वही बना हुआ है, एक जो कार्ट है, ये इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है. इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट देख लो, वी एक्स इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड और वी वाई इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो नेट वेलोसिटी कुछ ये डायरेक्शन में होगा, ये जो वी जो लिख रखा है. ठीक है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं होगा एनीवेज. और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देखिए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये जो ग्रीन लाइन में दिया हुआ है दिस इज बेसिकली इट इज एक्सेलरेशन. और ये a इक्वल टू 2 जो है उसका डायरेक्शन हमने नीचे रख दिया है, दैट मींस a बेसिकली ए वाई क्या है, इट इज -2, राइट. तो ये नीचे के डायरेक्शन में है, तो नीचे के डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है ऊपर का डायरेक्शन इट इज पॉजिटिव. ठीक है, तो बस ये जो समझ गया है अब उसका क्वेश्चन, ये कुछ है ही नहीं इसमें. तो इसमें बेसिकली क्या कैसे सॉल्व करेंगे, व्हेन द कार्ट रीचेस इट्स ग्रेटेस्ट वाई कोऑर्डिनेट, उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा. ठीक है, तो इक्वेशन इन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन का बात करो, इधर इधर, है ना. तो उसमें एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं v इक्वल टू यू माइनस एटी, क्योंकि रिटार्डेशन है, राइट. v क्या हो जाएगा फाइनली उसका जीरो. इनिशियल कितना था, वी आई वाई, ये वाला जो कंपोनेंट था वी आई वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट. ठीक है, -80, है ना. तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वी आई वाई तुमको पता है कितना है, 12 है, ए कितना है, ए इज 2. ठीक है, तो इफ यू विल सॉल्व इट यू विल गेट टी एज 6 सेकंड, मतलब 6 सेकंड के बाद वो अपना ग्रेटेस्ट कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाएगा, जहां पे वी वाई कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो अब इक्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर लिखना है तो तुम क्या लिखोगे, v इक्वल टू यू प्लस एटी, राइट. तो अब यहाँ पे एक चीज समझना, v इक्वल टू यू प्लस एटी, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है, a इक्वल टू 4, है ना. तो इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, v फाइनल, कुछ v फाइनल होगा जब वो आगे बढ़ चुका होगा काट. तो जब काट मान लो यहाँ पे पहुंच गया है तो इसका इसका एक हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है, राइट. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी एफ एक्स जो निकालना है, वी फाइनल इन द एक्स डायरेक्शन, वो क्या होगा, 8 इनिशियल जो था वी एक्स इक्वल टू 8, राइट, प्लस 80, ए कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो 4 इंटू टाइम, टाइम तुम निकाल चुके हो 6 सेकंड, इसी टाइम में वहां पे पहुंचा है ना. तो 4 इंटू 6, तो ये आ गया तुम्हारा 32 मीटर पर सेकंड वी फाइनल. ठीक है, अब पूछा क्या है क्वेश्चन, ये तुम बोलोगे ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया है, तो हमें तो नेट वेलोसिटी निकालना है. तो यही तो बात है कि उस पॉइंट पे जहां पे उसका ग्रेटेस्ट वाई कोऑर्डिनेट पे पहुंचेगा, वहां पे अभी बताया था ना कि v जो y होगा वो कितना होगा उस ग्रेटेस्ट पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट पे, इट विल बी जीरो. तो इट विल बी ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, राइट. मतलब वो जब काट इस पॉइंट से
अपना इस पॉइंट पे जब पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो इसका सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है, तो नेट वेलोसिटी भी किधर होगा, वही हॉरिजॉन्टल होगा। तो एट t equal to 6 सेकंड द कार्ट हैज ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड इट विल बी vfx, x लिखो या ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं है, तुम vf भी लिख सकते हो, v फाइनल इज 32 मीटर पर सेकंड। और आई कैप क्यों, क्योंकि इट विल बी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना होता तो वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर विल बी 32 आई कैप, मतलब अलोंग x एक्सिस, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन टू द फर्स्ट चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन। चलो ये तुम लोग अपना चेक कर लेना सॉल्यूशन। This is the solution to challenge yourself question of lecture 1 and this was the second question. Okay, a moderate wind accelerates a pebble, पत्थर को, ठीक है, over a horizontal xy plane with constant acceleration a equal to 5 i cap plus 7 j cap। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे फिगर में देखो, ये ध्यान से देखना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये xy प्लेन है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है वेक्टर्स, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था 5 i cap plus 7 j cap मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसका एक along x एक्सिस से एक्सेलरेशन कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला 5 i कैप, और 7 j कैप मतलब एक along y एक्सिस से कितना 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। एट टाइम t इक्वल टू 0 द वेलोसिटी इज 4 i मीटर पर सेकंड, मतलब t इक्वल टू 0 पे, मान लो ये है, ये तुम्हारा जो पॉइंट है, दिस इज t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 पे उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है इस तरीके से जो फिगर में बनाए हुए हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड, समझ गए। 4 i कैप का मतलब वही होता है along x एक्सिस, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, what are the magnitude and angle of its velocity when it has been displaced by 12 meter parallel to the x axis। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये कोई समझो, ये पहले क्वेश्चन में आने के पहले एक बार दिमाग में जरूर लाना कि इसको करने हम क्या जा रहे हैं, ठीक है। मतलब मैकेनिकल होके मत करना कि स्टार्ट हो गए तुरंत कुछ भी तुरंत फॉर्मूला बैठाने लगे v इक्वल टू यू प्लस, नहीं, पहले ये समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि डिस्प्लेस्ड बाय 12 मीटर पैरेलल टू एक्स एक्सिस का क्या मतलब है। देखो पहले इसका मोशन समझो, ये पार्टिकल यहाँ है ना, और इस पार्टिकल में दो एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल में भी एक्सेलरेशन है, वर्टिकल में भी एक्सेलरेशन है, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है वो भी बढ़ेगा, और जो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट इनिशियली 0 था, लेकिन चूंकि वर्टिकल में एक्सेलरेशन है तो वो भी, ये जो vy होगा दैट विल आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग, राइट। तो वो इस तरीके से कुछ मूव करता हुआ जाएगा पैराबोलिक पाथ में अगेन, है ना। तो जब वो पूछ रहा है कि 12 मीटर पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, मान लो जब वो कहीं इस पॉइंट पे पहुंच गया तो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मतलब अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 12 मीटर। यही तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन, अगर ये कोई समझ गया होगा ये वाला पॉइंट, है ना, तो उसका क्वेश्चन बन गया। अब इसमें कुछ है ही नहीं, कैसे, देखो अब सॉल्यूशन इसका, इसमें क्या करना है, लेट तुम मान लो एट टाइम t इक्वल टू 0 यू, वो दिया हुआ था ना ये इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, है ना, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, u इक्वल टू ओनली ux इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और वो कितना है 4 i कैप मीटर पर सेकंड, ये इसका वेलोसिटी था, और ui इनिशियली t इक्वल टू 0 पे कितना था, इसका ui यहाँ पे कितना था, ui वाज 0, राइट, देयर वाज नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, इट वाज ओनली हॉरिजॉन्टल, तो ui इज 0, और एक्सेलरेशन a इक्वल टू 5 i कैप प्लस 7 j कैप दिया हुआ है। तो टाइम टेकन बाय द पेबल, पहले टाइम निकालो, बाय द पेबल टू डिस्प्लेस 12 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसके लिए क्या करोगे, इक्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिख दो, ये तो सिंपल बात है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुमको क्या क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तुमको एक्सेलरेशन मालूम है, उसका इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, और कितना डिस्टेंस गया है 12 मीटर वो मालूम है, तो तुम टाइम निकाल सकते हो, उससे आराम से निकाल सकते हो कितने टाइम में गया। क्यों, ये फॉर्मूला याद है, x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो यही लिखा हुआ है x इक्वल टू uxt, अलोंग हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है। तो x इक्वल टू uxt प्लस 0.5 axt स्क्वायर, ये ax इज व्हाट, एक्सेलरेशन अलोंग x डायरेक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखा जा रहा है। तो x कितना है 12, ux कितना है 4, तो 4t प्लस 0.5 इंटू, और एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 5t स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लो तो इट विल बी 5t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 24 इक्वल टू 0। इफ यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू विल गेट टाइम एज 1.53 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम अब टाइम निकाल लिए हो, ठीक है, तो ये तुमको अब समझ में आ रहा है यहाँ पे कि जब ये जो पेबल है वो इस पॉइंट पे जब पहुंच गया है यहाँ पे, तो अब तो इसके पास दोनों कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, एक क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा कुछ vx, और एक वर्टिकल कंपोनेंट कुछ होगा कितना vy, है ना, और vx भी चेंज किया होगा, vy भी चेंज किया होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में 7 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 है, तो दोनों ये वेलोसिटी कंपोनेंट अगर तुम निकाल लिए, vx भी निकाल लिए और vy भी अगर निकाल लिए, तो नेट वेलोसिटी भी तुम्हारा आराम से निकल जाएगा और एंगल भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यही लॉजिक लगाना था कि आखिर बढ़ेंगे कैसे हम, है ना, तो अगर vx और vy निकाल लोगे तो नेट वेलोसिटी भी आ जाएगा, एंगल भी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो vx निकालने के लिए क्या करना होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही v इक्वल टू u प्लस at होता है,
तो Vx इक्वल टू ux प्लस axt, यहाँ पे वैल्यूज रख दो, तो Vx का वैल्यू क्या आएगा 11.65 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब बताओ कोई कि वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकलेगा, अगेन इट इज वेरी इजी, क्यों, ui कितना था इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट इन द y डायरेक्शन, इनिशियली कितना दिया हुआ था, इट वाज अगेन 0, तो वो 0 है। ay कितना दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो लिख दिए ay इक्वल टू 7j कैप, यानी कि 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम कितना हो चुका था जब ये इस पॉइंट तक पहुंचा है, यहाँ पे टाइम इलैप्स तुम निकाल चुके हो ना 1.53 सेकंड, ठीक है, तो वही टाइम इक्वल टू 1.53 सेकंड होगा। तो इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन लिख दो, कितना होगा vy v इक्वल टू u प्लस at अगेन, तो इस पॉइंट पे जब आया तो मान लो इसका वेलोसिटी कितना हो गया है vy हो गया है, तो vy इक्वल टू ui प्लस ayt, तो ui कितना था 0, ये वाला टर्म इट इज 0 प्लस 7 एक्सेलरेशन इनटू t 1.53, तो 10.71 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये दोनों चीज निकल गया, तो तुम्हारा वेलोसिटी का तुम्हारा दोनों कंपोनेंट निकल गया ना, vx और vy, मतलब ये वाला भी और ये वाला दोनों निकल गया। तो अब तुम तो सब चीज बता सकते हो, v बताना है तो क्या करोगे, वेक्टोरियली ऐड कर दो। अभी क्या हो गया तुम्हारा नेट वेलोसिटी v जो है वो vx i कैप प्लस उसको vy j कैप लिख सकते हैं, ये तो सिंपल है, वेक्टर फॉर्म में याद करो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का, इसी का दो कंपोनेंट होता है ना, एक हॉरिजॉन्टल vx और एक वर्टिकल vy, ठीक है। तो vx i कैप प्लस vy j कैप, तो उसको लिख दो 11.65 i कैप प्लस 10.71 j कैप, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर निकालना है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा था ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट बताओ भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 11.65 का स्क्वायर प्लस 10.71 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज 15.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एंगल क्या होता है tan थीटा इक्वल टू बताओ j कंपोनेंट बाई y कंपोनेंट, मतलब j कंपोनेंट बाई i का कंपोनेंट, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग विद साइन। तो यहाँ पे क्या है वर्टिकल vy कितना है 10.71 दैट आल्सो इन प्लस, और ये i कंपोनेंट कितना है 11.65, तो उसको लिख दो vy बाई vx 10.71 बाई 11.65, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया बेसिकली tan इनवर्स ऑफ 10.71 बाई 11.65, तो दिस इज योर आंसर। इसको तुम यहीं पे छोड़ दो, इसके आगे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये समझ में आया बात की ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ, तो बस इसमें भी वही है, मतलब पूरा मोशन इन 3 डायमेंशन में जो हम तुम लोग को लॉजिक बताए हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अलग इक्वेशन लिखना है, वर्टिकल डायरेक्शन में अलग इक्वेशन लिखना है, और दोनों को कोरिलेट करा के वेक्टोरियली ऐड करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस तुमको समझना है क्वेश्चन में, तो वही तो थोड़ा मोड़ा घुमाएगा ना, अब डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, उसी में थोड़ा मोड़ा घुमा रहा है हर क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसी को तुमको कैच करना है, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। This is solution to third question of challenge yourself question lecture 1. Particle A moves along the line y equal to 30 with a constant velocity of magnitude 3 मीटर पर सेकंड and parallel to the x axis। मतलब क्या, ये पार्टिकल A है, ठीक है, y equal to 30 मीटर, मतलब ये वाला जो इसका हाइट दिया हुआ है दिस इज 30 मीटर, ठीक है, और ये वेलोसिटी v तुमको पता है कितना 3 मीटर पर सेकंड से ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ठीक है। At the instant particle A passes the y axis, particle B leaves the origin with a zero initial speed and a constant acceleration of magnitude 0.4 meter per second square. What angle theta between and positive direction of the y axis would result in a collision? मतलब क्या पूछ रहा है कि जैसे ये पार्टिकल A इसको क्रॉस किया इस एक्सिस को, ठीक है, y एक्सिस को, तो उसी टाइम पे एक पार्टिकल B वो इस तरीके से एंगल बनाता हुआ, जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था लेकिन एक्सेलरेशन ये था, ठीक है, वो इस तरह से निकला यहाँ से। तो बताना है तुमको कि कितने एंगल, ये व्हाट एंगल थीटा, ये कितना एंगल होना चाहिए ताकि दिस विल रिजल्ट इन कोलिजन। ये बात समझ में आ रहा है किसी को कि नहीं आ रहा है। मान लो ये थीटा, सपोज ये इस केस में क्या होता, सपोज करो अगर ये थीटा जो है मान लो वर्टिकल होता, जब जिस इंस्टेंट पे ये बॉल यहाँ वर्टिकल क्रॉस कर रहा था, और उसी टाइम अगर तुम उसके जस्ट नीचे से इस बॉल पार्टिकल को वर्टिकली ऊपर अगर मारते, तो ये क्या कभी उसको हिट करेगा, कभी नहीं हिट करेगा। क्यों, क्योंकि जब तक ये यहाँ पहुंचेगा तब तक ये बॉल कहीं आगे बढ़ चुका होगा, तो हिट नहीं करेगा, ठीक है। तो किसी एक एंगल थीटा पे ये हिट करेगा, और अगर इससे ज्यादा एंगल होगा, मान लो इस बॉल को तुम कुछ ऐसा हिट कर जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो और ये ए जो बॉल था वो हॉरिजॉन्टली ऐसे जा रहा था, तो क्या होता, ये ऐसे जाता और ऐसे नीचे आ जाता, मतलब इसका मैक्सिमम हाइट जो था, ये जो मैक्सिमम हाइट होता, ये यहाँ तक कभी पहुंचता ही नहीं, इस बॉल तक, ए वाले तक, ठीक है, तो ये कभी हिट करेगा ही नहीं उसको, ये आगे निकल जाता और ये इस तरह से घूम के नीचे आ जाता। तो तुमसे ये पूछा गया कि एंगल थीटा कितना होना चाहिए एग्जैक्टली ताकि वो सीधा सीधा उसको जाके हिट कर जाए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिमाग लगाओगे ये बताओ, तुम लोग सोच के बनाए होगे तो कुछ सोचे होगे ना कि इसमें दिमाग क्या लगाना चाहिए। पहला चीज, जब भी ऐसा कोलिजन वाला बात आया, तो जैसे जब भी पॉइंट इस तरीके से कोलाइड करेगा, ठीक है,
इसका मतलब क्या है कि एक कोई पर्टिकुलर टाइम टी पे, एक कोई पर्टिकुलर टाइम टी पे ए का जो कोऑर्डिनेट्स होगा, मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे, वही कोऑर्डिनेट्स किसका होना चाहिए, बी का। मतलब बी का जो एक्स होगा, एक्स ऑफ बी, ठीक है, वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स ऑफ ए। जितना ए जाएगा ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, समझ में आ रहा है। उसी तरह वाई कोऑर्डिनेट भी दोनों का सेम होना चाहिए। तो बेसिकली इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा एक्स कॉमा वाई सपोज, ठीक है, तो ये दोनों पार्टिकल का उस टाइम टी पे सेम कोऑर्डिनेट होना चाहिए एक्स कॉमा वाई इसी टाइम पे। तो दोनों क्या हो जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। अगर ये चीज किसी को समझ में आ गया, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा हुआ है, क्योंकि तुमको सिर्फ इक्वेशन लिखना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। देखो कैसे, लेट आफ्टर टाइम टी द पार्टिकल कोलाइड्स, ठीक है, यहाँ पे ए बी कितना दिया हुआ है 30 मीटर, ये वाला हाइट जो ये यही वर्टिकल जो दिया हुआ था, दिस इज 30 मीटर, है ना। अब ए इस तरीके से दिया हुआ था ना, ए एक्सेलरेशन है और जिसका एंगल थीटा है, तो ए वाई मतलब अब एंगल थीटा इस तरफ है, ठीक है, तो ए का इस तरफ वाई वाला जो कंपोनेंट होगा अलोंग द एंगल, वो कितना होगा, इट विल बी ए कॉस थीटा इस डायरेक्शन, क्योंकि एंगल इस तरफ है ना, तो अलोंग द एंगल कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ए वाई इक्वल टू ए कॉस थीटा इक्वल टू 0.4 कॉस थीटा, ठीक है। और ए एक्स मतलब इधर वाला कंपोनेंट अवे फ्रॉम द एंगल वाला, ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, तो 0.4 साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि एंगल इस तरफ दिया हुआ था इसीलिए ये चीज हुआ है, ठीक है। नाउ इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन लिखेंगे फॉर पार्टिकल बी इस वाले का, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट कितना था, इट वाज 0, क्योंकि बोला है ना 0 इनिशियल स्पीड, ठीक है। तो यानी कि उसका जो इनिशियल जो है यू आई, ये वाला चीज बेसिकली यू आई कितना है पार्टिकल बी का, इट इज 0, राइट। और 0.5 ए वाई टी, तो इक्वेशन तो यही होगा, वाई जो हमको लिखना है इक्वेशन, वाई इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वाई इक्वल टू यहाँ पे यू आई टी प्लस 0.5 ए वाई टी स्क्वायर, तो यू आई इस केस में क्या है, इट इज 0, ये खत्म हो गया। वाई कितना है 30, इसको मतलब यहाँ तक जब पहुंचेगा, बेसिकली इस पॉइंट तक जब पहुंचेगा ये बी, तो बी का डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई कितना हो रहा होगा उस समय, इट विल बी 30 मीटर्स, समझ गए। और कुछ एक्स में भी हो रहा होगा, तो एक्स का बाद में लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, अभी वर्टिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो रहा था, इट वाज 30 मीटर्स, ठीक है। तो 30 वाई इक्वल टू 30 हो गया, इक्वल टू ये 0 हो गया टर्म यू आई टी, तो इक्वल टू क्या बचा 0.5 इंटू एक्सेलरेशन 0.4 कॉस थीटा, किस डायरेक्शन में, ये वाला देखो ए वाई का वैल्यू यही था ना, ये वाला चीज, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक इक्वेशन आया तेरे पास, क्या चीज, टी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 150। यहाँ चूंकि दो अननोन है ना, टी भी अननोन है और थीटा भी अननोन है, तो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गया। तो अब हमें इसे एलिमिनेट करना है, तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए, ठीक है, टी और थीटा के बीच में। तो फिर हमें एलिमिनेट कर सकते हैं टी को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब समझो, अब क्या है कि व्हेन द पार्टिकल्स कोलाइड, जो भी हम समझा रहे थे, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द पार्टिकल्स विल बी सेम एट दैट इंस्टेंट, ठीक है, टी टाइम के बाद, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, मतलब ये ए का बात हो रहा है, तो ए का तो जो वेलोसिटी था इट वाज कांस्टेंट वेलोसिटी, कितना 3 मीटर पर सेकंड, ये 3 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था ना। तो सिंपली क्या हो जाएगा, वो टी टाइम में कितना चल जाएगा, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये वाला चीज यहाँ तक पहुंचने में, वो कितना होगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकंड वी ए, है ना। तो एक्स ए अगर लिखेंगे, ये वाला डिस्टेंस, इफ इट इज दिस इज एक्स ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक्स ए इक्वल टू वी टाइम्स टी सिंपली, तो इक्वल टू 3t, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। और इक्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर पार्टिकल बी का भी लिखना होगा ना, क्योंकि पार्टिकल बी भी जब यहाँ पे पहुंच जाएगा इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे, तो वो भी तो हॉरिजॉन्टल वो चल चुका है ना, कितना हॉरिजॉन्टल चला होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक वो भी हॉरिजॉन्टल चला है। सपोज करो ये एक्स बी है, तो ये तो सबको मालूम है कि ये एक्स बी इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच, एक्स ऑफ ए, ऑब्वियसली दोनों सेम होगा ना, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, ठीक है। तो इक्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फॉर पार्टिकल बी क्या देगा, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगेन, तो एक्स बी इक्वल टू यू एक्स टी, अगेन यू एक्स क्या हो जाएगा 0, यू इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट 0 था, तो एक्स बी इक्वल टू सिर्फ क्या आ जाएगा 0.5 ए एक्स टी स्क्वायर। अब ए एक्स का वैल्यू कितना था, इट वॉज 0.4 साइन थीटा, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा एक्स बी इक्वल टू 0.5 इंटू 0.4 साइन थीटा टी स्क्वायर, तो एक्स बी इक्वल टू क्या आ गया 0.2 टी स्क्वायर साइन थीटा। एक ये क्वेश्चन आया तुम्हारा यहाँ पे, एक्स बी, यहाँ एक्स बी भी अननोन है, लेकिन ये अभी मालूम नहीं है हमें, ठीक। लेकिन एक चीज तुमको पता है कि एक्स ए इक्वल टू एक्स बी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मालूम है, क्योंकि जितना एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों का इस पॉइंट पे दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट
सेम है और वाई कोऑर्डिनेट भी दोनों का सेम होगा, ये वाले पॉइंट का बेसिकली, है ना। तो इस पॉइंट पे दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो सिंपली क्या लिखे, इक्वेट कर देंगे, एक्स इक्वल टू एक्स बी, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू कितना था 3t था, तो यहाँ लिख दो 3t इक्वल टू एक्स बी कितना था 0.2 टी स्क्वायर साइन थीटा, तो 0.2 टी स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे इक्वेशन तेरे पास क्या है, टी साइन थीटा इक्वल टू 15। तो यहाँ पे देखो अब दो इक्वेशन आ गए ना, एक तो इक्वेशन ये था टी और थीटा के बीच में, और एक इक्वेशन यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टी इक्वल टू 15 बाई साइन थीटा, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब सिंपली क्या करना होगा तुमको इसमें, यहां तक समझ में आया ना सबको, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखो इसमें क्या करना है। अब इसमें सिंपली तुम पहले वाले इक्वेशन में t का वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है। तो t का वैल्यू कितना आया था अभी 15 बाई साइन थीटा, तो उसके पहले वाले इक्वेशन में अगर पुट कर दोगे, जो तेरे पास इक्वेशन था ना टी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 150, राइट, तो उसमें पुट कर दो। तो टी स्क्वायर मतलब क्या हो गया 15 स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 225 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू 150, ठीक है। अब यहाँ पे अब तुम्हारा ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 225 जो है 15 से अगर जो कट करोगे तो 15 10 जब 150 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा। तो ये बेसिकली ऊपर में 15 cos थीटा हो गया, और ये साइन स्क्वायर थीटा टर्म को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 10, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा को, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख दिया 10 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब रीअरेंज कर लो पूरा, तो ये आ जाएगा 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 15 cos थीटा माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ना कॉस का, बात समझ में आ रहा है। मान लो cos थीटा को ही कुछ मान लो तुम, cos थीटा को सपोज k मान लो, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा 10k स्क्वायर प्लस 15k माइनस 10 इक्वल टू 0, बात समझ में आ रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन k हो गया, तो k का वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो k इक्वल टू फिर पुट कर दो cos थीटा, तो वहां से निकाल सकते हो, या डायरेक्टली भी इन सब चीजों को भी पैरेलली सीखते रहना है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल क्या है cos थीटा इज इटसेल्फ अ वेरिएबल, ठीक। तो 10 cos स्क्वायर थीटा, अब इसको ब्रेक कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे ब्रेक करते हैं, तो सिंपलिसिटी के लिए अगर तुमको करना है तो cos थीटा को k मान लेना, ना तो डायरेक्टली बना सकते हो। तो 10 cos स्क्वायर थीटा प्लस 20 cos थीटा माइनस 5 cos थीटा माइनस 10 इक्वल टू 0, इसको ब्रेक करोगे तो 10 cos थीटा प्लस 2 माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये फिर इकट्ठा कर लो, तो 10 cos थीटा माइनस 5 इंटू cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेसिकली ये वाला तो माइनस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 10 cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू हाफ, समझ गए। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा cos इनवर्स ऑफ 1/2। अब cos का वैल्यू कितना थीटा पे हाफ होता है सबको मालूम है, कितना पे होता है बताओ, cos 60 डिग्री पे हाफ होता है, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये एंगल तुम निकाल लिए, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होगा, यही था क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चंस अभी हम वही बताएं, लिखना मोशन इन 2 डायमेंशन वही चीज है, हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन वर्टिकल में इक्वेशन, लेकिन कुछ कुछ लॉजिक्स लगाने होंगे। जैसे इस केस में जो ये लॉजिक आ रहा था, ठीक है, कि दोनों कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, ये तो ऑब्वियस है ना, अगर यही चीज तुम नहीं सोच पा रहे हो तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने तुम्हारे नॉलेज को ग्रिल करने के लिए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। दिस इज सॉल्यूशन टू चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन ऑफ लेक्चर 1, ठीक है। The acceleration of a particle moving only on a horizontal xy plane is given by a equal to 3t I cap plus 4t j cap। ये क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ये टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है अब, ठीक। एट t इक्वल टू 0 द पोजिशन वेक्टर r इक्वल टू 20 I cap प्लस 40 j cap लोकेट्स द पार्टिकल। मतलब t इक्वल टू 0 पे उसका पोजिशन वेक्टर कुछ होगा, ठीक है। वो कितना है, मान लो ये इस तरीके से ये x है ना, और ये तुम्हारा y है। तो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन वेक्टर उसका कितना है 20 आई कैप, मतलब कहीं यहाँ है मान लो। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है, ओरिजिन से ये तेरा 0,0 ओरिजिन है, तो यहाँ से वेक्टर ड्रॉ करोगे तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर इनिशियल आर वेक्टर आई अगर इसको बोलेंगे तो, ठीक है। तो दिस इज द इनिशियल विच देन हैज द वेलोसिटी वेक्टर 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप, मतलब इसका इसी पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी भी है v, ठीक है। तो v वेलोसिटी भी वेक्टर में दे दिया है, दोनों कंपोनेंट उसका x में 5 है और y में 2 है, तो ये इनिशियल है बेसिकली, t इक्वल टू 0 का बात कर रहा है ये, ठीक है। अब पूछ रहा है तुमसे एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, देखो यहाँ एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है 3t I कैप प्लस 4t j कैप, यहाँ एक्सेलरेशन भी कुछ है ना, यानी कि ये पार्टिकल क्या हो रहा है, मूव कर रहा है किसी पाथ में। तो t इक्वल टू 0 सेकंड पे यहाँ पे लोकेट किया गया था। अब पूछ रहा है t इक्वल टू 4 सेकंड में मान लो कहीं यहाँ पहुंच गया है, ठीक है। तो t इक्वल टू 4 सेकंड पे उसका बताना है पोजीशन वेक्टर इन यूनिट वेक्टर रोटेशन एंड एंगल बिटवीन इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, ये चीज निकालना है। अब बताओ इसमें
क्या दिमाग लगाया जाए, कोई बताओ मुझे कि इसमें क्या करना चाहिए जो ये तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो पूछा गया ना, ये ज़्यादा समझो सिर्फ मैथमेटिकल टूल का तुम्हारा देखना चाह रहा है कि तुम कैसे उसको यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल टाइम डिपेंडेंट है, याद रखना यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो दिया हुआ था इट इज टाइम डिपेंडेंट, राइट। ए इक्वल टू 3t + 4t ऐसा दिया हुआ है, इट इज टाइम डिपेंडेंट, है ना। और t इक्वल टू 0 पे ऐसे ऐसे लिख रहा है। तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा था क्या किसी के दिमाग में कि a इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो a इक्वल टू dv/dt है बेसिकली। तो dv इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a dt, अच्छा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और v अगर कैलकुलेट करना तो क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रल ऑफ a dt। ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में कैसे लिखा जाता था, ठीक है। यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन अभी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। और कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दिया हुआ है बाउंड्री कंडीशन t इक्वल टू 0 का। तो t इक्वल टू 0 रख के जो वैल्यू आएगा वहां से हम उस कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे ये समझो। तो v इक्वल टू बेसिकली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3ti कैप प्लस 4tj कैप। देखो यहाँ 3ti कैप प्लस 4tj कैप का था। अब पहले ये समझोगे कि यहाँ पे अब कोई किसी को ये दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे इंटीग्रेशन का बात आया क्यों। हाँ भाई, सोचने वाली बात है कि इंटीग्रेशन यहाँ पे क्यों लाएंगे, कैसे मेरे दिमाग में आएगा कि इंटीग्रेशन आएगा। अब याद करो कि जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ाते थे तब हम बताए थे कि तुमको हाउ टू यूज इंटीग्रेशन एंड व्हेन टू यूज इंटीग्रेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन यूज करेंगे कब, ये तो पता हो। ये एग्जाम में थोड़ी ना यहाँ पे हम हिंट में नहीं ना देख के रखे थे यहाँ पे कहीं पे कि यूज प्लीज यूज इंटीग्रेशन, ऐसा हम ऐसा लिखा हुआ था कि ऐसा लिखा रहेगा तो बना लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो मेरे दिमाग में कहाँ से आएगा कि व्हाई आई शुड यूज इंटीग्रेशन। तो कोई बता सकता है क्यों इंटीग्रेशन यूज करेंगे, इसलिए यूज करेंगे। यहाँ पे देखो अच्छे से, एक्सेलरेशन जो है इट इज टाइम डिपेंडेंट, इट इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, राइट, इट इज नॉट कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता सपोज, ठीक है, तब यू कैन यूज दोज फॉर्मूलाज, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वैसे जो फॉर्मूला होता है दैट इज द केस फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओनली। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो यू जस्ट कैन नॉट यूज दीज फॉर्मूलाज, राइट। तो अगर ये यूज नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो बेसिक्स में जाते हैं फिर। तो बेसिक्स हमारा क्या बोलता है कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, ठीक है। तो जब भी यहाँ टाइम डिपेंडेंट आ गया तो यू कैन नॉट यूज दोस फॉर्मूलाज। तो अब हमें सॉल्व करने के लिए फिर कहाँ जाना होगा, बेसिक्स पे जाना होगा। तो बेसिक्स हमारा क्या बोलता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे आना होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज होगा, ठीक। तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे फिर हम, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ ये जो v इक्वल टू इंटीग्रल ए डी टी है, तो यहाँ पे a का वैल्यू रख दो, a कितना था 3ti कैप प्लस 4tj कैप। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3ti कैप प्लस 4tj कैप dt, ठीक है। वेक्टर में इंटीग्रेशन कोई दिक्कत नहीं हो, वेक्टर को एज इट इज रहने देना। और जो टाइम से जैसे यहाँ t और dt है उसको इंटीग्रेट करना, तो इसको पहले सेपरेट आउट कर लो, इंटीग्रल 3ti कैप dt प्लस इंटीग्रल 4tj कैप dt, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ t dt कितना होता है, x n प्लस 1 बाई n प्लस 1, राइट। तो 3 ये सिंपली क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 3t स्क्वायर बाई 2 आई कैप, ये वाला टर्म आई कैप में था तो इसलिए आई कैप, प्लस 4t। तो इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2। तो t 4 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 कितना हो गया, 2t स्क्वायर। तो ये 2t स्क्वायर जे कैप एंड प्लस c। प्लस c क्या है, जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो साथ में एक कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है। तो दिस इज दैट कांस्टेंट टर्म। अब ये कांस्टेंट टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तुमको बाउंड्री कंडीशन दिया होता है ना, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी दिया हुआ है 5i कैप प्लस 2j कैप, राइट। तो एट t इक्वल टू 0 v इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप। तो इस t इक्वल टू 0 को इसी वाले इक्वेशन पे पुट कर दो। तो t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या होगा, ये देखो 3t स्क्वायर बाई 2 जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, 2t स्क्वायर टर्म भी 0 हो जाएगा। और v के जगह में क्या लिखोगे तुम, 5i कैप प्लस 2j कैप। तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5i कैप प्लस 2j कैप, सेम वैल्यू आ जाएगा। तो इस c को यहाँ पे रख दो, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर बाई 2i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। तो उसको रीअरेंज कर लो, तो v इक्वल टू क्या आ गया, 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 i कैप में एंड प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2 किधर, j कैप में। बात समझ में आया। तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन आया, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ये वेलोसिटी वेक्टर का हमें एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब लेकिन पूछा तो कुछ और गया, इट्स पोजीशन वेक्टर पूछा गया है। तो ऑब्वियसली भाई पोजीशन में कब पहुंचेंगे, जब एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट किए, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किए तो क्या मिला, वेलोसिटी। वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पोजीशन x। समझ में आया, इसीलिए पहले वेलोसिटी निकालना पड़ा है, समझ गए। अब पोजीशन निकालने के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है, वेलोसिटी चूंकि देखो ये भी टाइम डिपेंडेंट है ना, 3t स्क्वायर 2t स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो टाइम डिपेंडेंट, इसलिए फिर से वो बेसिक्स में जाएंगे डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूला पे।
तो एक्सेलरेशन मतलब सॉरी ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी v, v इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, ठीक है। तो dr बाई dt याद आ रहा है, तो dr इक्वल टू v dt लिख सकते हैं। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ v dt, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर सिमिलर प्रोसेस, r इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 आई कैप डी टी प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2 जे कैप डी टी, मतलब आई कैप में और जे कैप में दोनों अलग अलग सेपरेट आउट कर लिए, ठीक। तो इसको फिर से अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, इंटीग्रल 3t स्क्वायर बाई 2 डी टी आई कैप, अलग अलग करते चलो, प्लस इंटीग्रल 5 डी टी आई कैप, ये दोनों टर्म अलग कर दिए यहाँ से, प्लस इंटीग्रल ऑफ 2t स्क्वायर डी टी आई कैप जे कैप प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 डी टी जे कैप, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको बस सॉल्व कर लो, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या आएगा, r इक्वल टू, देखो यहाँ पे t, यहाँ 3/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इस वाले इंटीग्रेशन वाले से। तो टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी क्या होता है बताओ कोई, टी क्यूब बाई 3 होता है। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी सिंपली टी क्यूब बाई 2, और इंटीग्रल ऑफ डी टी क्या होगा, t, तो 5t, तो टी क्यूब बाई 2 प्लस 5t अलॉन्ग आई कैप, ठीक है। और इधर वाले को सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई 3, इसलिए 2t क्यूब बाई 3 प्लस 2t अलॉन्ग जे कैप, ठीक है। ये दोनों टर्म आ गए, और प्लस के एक कांस्टेंट, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था, ये डेफिनिट नहीं था ना, ये दिस वाज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया के। अब के को कैसे कैलकुलेट करोगे, दिया हुआ है t इक्वल टू 0, पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है, r इक्वल टू 20 आई कैप प्लस 40 जे कैप, तो उसको रख दो, t इक्वल टू 0, r इक्वल टू 20 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो के का वैल्यू भी कितना आएगा, t इक्वल टू 0 पुट करो, t इक्वल टू 0 मतलब क्या, ये टर्म 0 हो गया, ये भी टर्म 0 हो गया, 5t भी 0 हो गया, 2t भी 0 हो गया। तो k इक्वल टू सिंपली r एट t इक्वल टू 0, तो r एट t इक्वल टू 0 कितना था, 20 आई कैप प्लस 40 जे कैप, तो यही होगा। तो इसको फिर से रीअरेंज कर लो, तो r इक्वल टू क्या आएगा, टी क्यूब बाई 2 प्लस 5t प्लस 20 आई कैप और प्लस 2t क्यूब बाई 3 प्लस 2t प्लस 40 जे कैप, ठीक है। तो तुमसे पूछा कब गया था, एट t इक्वल टू 4 सेकंड, ये तो जनरल इक्वेशन आ गया। तो t इक्वल टू 4 सेकंड, तो यहाँ पे 4 सेकंड पुट कर दो, t इक्वल टू 4, तो बेसिकली r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 क्यूब बाई 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 20 आई कैप प्लस 2 इंटू 4 क्यूब बाई 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 40 जे कैप। इसको सॉल्व करोगे तो t इक्वल टू 4 सेकंड पे उसका फाइनल जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, 72 आई कैप प्लस 90.6 जे कैप। यही क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था, इसमें कोई दिक्कत तो बताओ, होप इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसका सेकंड पार्ट पे आएंगे, द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब मुझे ये बताओ कोई कि ये एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल कैसे निकलता है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। मतलब कि कोई पार्टिकल अगर इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है तुम्हारा, ठीक है, और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, तो किसी भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे हम पूछेंगे, तो इस पॉइंट पे अगर एंगल ऑफ ट्रैवल हम पूछेंगे उसका बताओ, तो कैसे निकालोगे, क्या टूल है तेरे पास निकालने का, कोई बता सकता है। सिंपल है यार, याद करो, किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट निकालोगे उसका यहाँ पे, तो वो वेलोसिटी, बेसिकली वेलोसिटी क्या होता है, टेंजेंट होता है उसके पाथ पे, राइट। तो टेंजेंट होगा उस पाथ पे, तो वही तो वेलोसिटी अगर निकाल ली हो तो वही तो डायरेक्शन बताएगा ना, उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल क्या बताता है, वेलोसिटी बताता है। हर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे भी लोगे वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो वेलोसिटी होगा किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी का एंगल तुम निकाल लिए तो तुम डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल का एंगल निकाल लोगे। समझ में आ गया ये बात। चलो अब ये वाला चीज कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सिंपली एंगल ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल कैन बी फाउंड बाय कैलकुलेटिंग एंगल ऑफ इट्स वेलोसिटी वेक्टर, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर इज ऑलवेज टेंजेंट टू द कर्व, जो भी हम तुमको बताए थे, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या होगा, 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 आई कैप प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2 जे कैप, ये लिखा हुआ है जो भी पिछले स्लाइड में हम फाइंड आउट किए थे। तो t इक्वल टू 4 सेकंड पे निकाल लो, t इक्वल टू 4 रख दो, 3 इंटू 4 स्क्वायर बाई 2 प्लस 5, 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या आएगा बेसिकली बताओ, 29 आई कैप प्लस 34 जे कैप, ये फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है। जैसे अभी फाइनल पोजीशन वेक्टर निकाले थे, तो उस पोजीशन वेक्टर पे फाइनल वेलोसिटी कितना है, 29 आई कैप प्लस 34 जे कैप, ठीक है। तो अब ये आ गया तो तुम इसका एंगल नहीं निकाल सकते हो, मतलब ये अगर वेलोसिटी कंपोनेंट तुमको पता है आई कैप और जे कैप में, तो आई कैप इधर है, जे कैप इधर है, तो ये एंगल तुम नहीं निकाल सकते हो tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये जो x कंपोनेंट होगा और इधर y कंपोनेंट होगा, तो y बाई एक्स बेसिकली, तो vf इक्वल टू tan थीटा, है ना। एंगल ऑफ vf क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू y का कंपोनेंट बाई x का कंपोनेंट vy बाई vx, तो vy कितना है यहाँ पे 34 डिवाइड बाई x कितना है 29, तो 34 बाई 29, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 34 बाई 29। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है हमेशा एंगल, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम, याद है ना हमारा कन्वेंशन कि जब एंटी क्लॉकवाइज होगा फ्रॉम एक्स एक्सिस से, तो इट विल बी
पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इस तरीके से आया एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक। तो ये एंगल इतना बना रहा है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं आता, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। This was the last challenge yourself question of lecture 1 and this question was from IE Irodov, question number 1.25. This is a very good question actually. Okay, a point moves in the xy plane according to the relation x equal to bt and y equal to bt under brackets 1 minus beta times t, where b and beta are positive constants, ठीक है, and t is in time. Find equation of the point's trajectory y of x. ये तो बहुत easy है, y ऑफ x ट्रैजेक्टरी निकालना है, उसके लिए क्या करते हैं, t को एलिमिनेट कर दो सिंपली, तो x इक्वल टू bt है तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई b, है ना। y ऑफ x मतलब क्या होता है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, ये जो दिया हुआ था ये y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है और ये x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो टाइम को एलिमिनेट कर दो, तो t को यहाँ पे y वाले इक्वेशन में लिख दो, तो y इक्वल टू bt 1 माइनस बीटा t है, तो इक्वल टू b इंटू एक्स बाई बी इंटू 1 माइनस बीटा एक्स बाई बी, तो bx माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई b, तो y इक्वल टू क्या आ गया, bx माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई बी, तो दिस इज y एज अ फंक्शन ऑफ x। बहुत इजी, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं इसमें कहीं से भी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a ऑफ द पॉइंट एज फंक्शंस ऑफ टाइम। ये बताओ, ये भी मेरे ख्याल से ये बहुत इजी है, क्यों, वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, नेट वेलोसिटी निकालना है, x दिया हुआ है, x का y भी दिया हुआ है एज अ टाइम, x भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, y भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, पोजीशन, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालना है, नेट वेलोसिटी, तो नेट वेलोसिटी क्या होगा, उसका x कंपोनेंट भी होगा, y कंपोनेंट भी होगा, तो अगर नेट वेलोसिटी का तुम अगर x कंपोनेंट निकाल लोगे और y कंपोनेंट निकाल लोगे, दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर लोगे, तो तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। इसमें भी कुछ नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी vx क्या होगा, dx बाई dt कर दो ना, dx बाई dt कर दोगे तो हॉरिजॉन्टल vx आ जाएगा, ठीक है। अभी बताया था ना कि वेलोसिटी है, पोजीशन दिया हुआ है, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिलेगा तुमको, वेलोसिटी मिल जाएगा, तो vx इक्वल टू dx बाई dt, ठीक है। तो x कितना दिया हुआ है तुमको, b ऑफ t, तो d ऑफ b बाई t बाई dt इक्वल टू b, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होगा, vy इक्वल टू जो y वाला जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है y, तो dy बाई dt, तो dy बाई dt मतलब क्या हो गया, d ऑफ bt माइनस b बीटा t स्क्वायर बाई dt, ठीक है। तो vy इक्वल टू क्या आ जाएगा, d ऑफ, इसको अलग अलग कर लो, तो d ऑफ bt बाई dt, तो उसमें b आएगा, तो ये b माइनस b और बीटा कांस्टेंट था तो उसको हटा दो, तो d ऑफ टी स्क्वायर बाई डी टी, डी ऑफ टी स्क्वायर बाई डी टी क्या होगा, 2t, ठीक है। तो माइनस, इसलिए माइनस 2 बी बीटा टी, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वही अपना सिंपल चीज, तो इक्वल टू बी ऑफ आई कैप प्लस बी माइनस 2 बी बीटा टी जे कैप, कोई दिक्कत नहीं, बन गया ये क्वेश्चन। अब कोई बताओ कि एक्सेलरेशन निकालना है, क्या करोगे, सिंपल है, इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है, a इक्वल टू dv बाई dt होता है, तुम अभी वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यहीं पे निकाले हो खुद, ठीक है। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, तो d ऑफ बी आई कैप प्लस बी माइनस 2 बी बीटा टी जे कैप बाई डी टी, ठीक है। तो दोनों टर्म को सेपरेट आउट कर लो, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ऑफ बी बाई डी टी आई कैप प्लस डी ऑफ बी माइनस 2 बी बीटा डी टी बाई डी टी जे कैप, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला टर्म को डी बी बाई डी टी आई कैप, ये दिस विल बी जीरो, क्यों, क्योंकि b इज अ कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। इस केस में भी जब देखोगे तो एक बार d अलग अलग करोगे तो डी बी बाई डी टी आएगा, वो कांस्टेंट है, वो जीरो हो जाएगा, और माइनस क्या बचेगा, d ऑफ 2 बी बीटा टी बाई डी टी, तो ये डी टी बाई डी टी 1 हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली क्या तेरे पास बचेगा, माइनस 2 बी बीटा जे कैप, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन, दिस इज माइनस 2 बी बीटा जे कैप, मतलब अगर ऐसा बोलते हैं हम कि एक्स और वाई वाले में बताओ तो क्या था, बेसिकली ये नीचे की डायरेक्शन में है, इस तरफ है एक्सेलरेशन, कितना, 2b बीटा, समझ गए। तो ये दोनों जो इसके पार्ट थे, वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन, ये आराम से निकल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पार्ट देखते हैं, ये मजेदार है, द मोमेंट टी नॉट एट विच द वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म्स एन एंगल ऑफ पाई बाई 4 विद द एक्सेलरेशन वेक्टर। अभी देखो क्या है, ये जो एक्सेलरेशन आया, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो चेंज कर रहा है, देखो वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम, एक्सेलरेशन फिक्स्ड है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, और वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब वेलोसिटी वेक्टर जो है, ठीक है, वो एक्सेलरेशन वेक्टर से कितना एंगल बना रहा होगा, एक्सेलरेशन, सॉरी ये वाला नहीं है अभी, चलो खैर नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखा रहे हैं, पाई बाई 4 एंगल बना रहा है, वहां पे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हाँ, तो देखो इसका जो लास्ट पार्ट है वो कैसे सॉल्व होगा, अभी हम तुमको बताएं कि एक्सेलरेशन इधर है वर्टिकली डाउनवर्ड a, ठीक है, जो अभी हम कैलकुलेट किए थे,
और वेलोसिटी मान लो कुछ इधर होगा, और वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा कितना, π/4, मतलब इस तरीके से, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर, जो कि एंगल बना रहा है π/4, तो उस हमें टाइम निकालना है। अब बताओ किसी के दिमाग में अभी कुछ आ रहा है कि जब ये सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एंगल को दो वेक्टर से कैसे रिलेट करें, ये भी एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर, और ये वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर, ठीक है, तो दो वेक्टर दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा, ठीक है, तो अब इन तीनों चीज का कोरिलेशन हमें कहां से आ सकता है, ए वी और थीटा, ये तीनों चीज का कोरिलेशन कहां से आ सकता है, कोई बता सकता है, बताओ। बहुत सिंपल है, अगर कोई किसी को यहाँ पे दिमाग में अगर आ गया कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर बी, अगर ये किसी को याद अगर आ गया यहाँ पे, तो वो तुरंत बना लेगा, क्योंकि वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, मतलब ये रिलेशन आ गया ना, समझ में आ रहा है। तो ये जिसको अगर आ गया होगा तो ये क्वेश्चन वो तुरंत बना लिया होगा, इसमें अभी इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, तो बस वही कर लो। v तुमको क्या दिया हुआ था, वी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे, ये तुम निकाल लिए थे, बी आई कैप प्लस बी माइनस टू बी बीटा टी जे कैप, और ए इक्वल टू क्या था, माइनस टू बी बीटा जे कैप, ये दोनों तुमको मालूम था, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v बेसिकली निकाल के रखो, वो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी माइनस टू बी बीटा टी का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कंपोनेंट का होल स्क्वायर रूट, ठीक। अब एट टाइम टी नॉट, यही मतलब टी नॉट टाइम हो रहा होगा जब दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है, ए एंड बी फॉर्म्स एन एंगल थीटा इक्वल टू π/4 45 डिग्री, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल गिव यू हाउ मच, ए डॉट वी विल बी ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम थीटा, ठीक। तो तुमको क्या क्या पता है, वेक्टर ए मालूम है, वेक्टर वी मालूम है, तो उसको लिख दो डॉट प्रोडक्ट में माइनस टू बी बीटा जे कैप, डॉट प्रोडक्ट विथ जो बी है वी है, बी आई कैप प्लस बी माइनस टू बी बीटा टी जे कैप, ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, इक्वल टू ए कैप का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव, ठीक है, तो टू बी बीटा, तो मैग्नीट्यूड इज टू बी बीटा, ठीक है, डायरेक्शन उसका माइनस जे कैप है ना, मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी माइनस टू बी बीटा टी का होल स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, थीटा कितना था 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1/√2, तो 1/√2, ठीक। अब यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट याद करो, जे का डॉट प्रोडक्ट विथ आई कैप क्या होगा, जे डॉट जे, देखो याद आ रहा है, जे यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विथ आई यूनिट वेक्टर क्या होता है, बताओ कोई, क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि वहां पे लाइक टर्म्स खाली होते हैं, आई डॉट आई कैप 1, जे डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1, है ना, और आई डॉट जे कैप या आई डॉट के कैप कितना होता है, जीरो, क्योंकि एंगल बिटवीन आई एंड जे विल बी 90 डिग्री, तो cos 90 इज जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, उसको उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे, ये पहला वाले के लिए जीरो हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, जे डॉट जे कैप बचेगा, तो जे डॉट जे कैप करोगे तो क्या आएगा, माइनस टू बी बीटा मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस टू बी बीटा टी, ठीक है, इक्वल टू इस साइड में टू बी बीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सेम 1/√2 जो था वही लिखा हुआ है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ इस साइड में टू बी बीटा है, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना है, टू बी बीटा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, √2 जो इधर था उसको इस तरफ ले आओ, तो क्या आ जाएगा, -√t बी माइनस टू बी बीटा टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी माइनस टू बी बीटा टी का होल स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब इसी को स्क्वायर कर दो दोनों साइड, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, -√2 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो 2 इंटू बी माइनस टू बी बीटा टी का होल स्क्वायर इक्वल टू इस साइड में बी स्क्वायर प्लस बी माइनस टू बी बीटा टी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब ये वाला टर्म जो है, ये b माइनस टू बी बीटा टी होल स्क्वायर इस साइड भी है, b माइनस टू बी बीटा टी होल स्क्वायर सेम टर्म है, ठीक है, तो बेसिकली कैसा ये दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा ना, 2 मान लो 2x स्क्वायर, ठीक है, और उधर है इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एक्स, यही तो दिख रहा होगा ना, मतलब अगर उसको मान लो बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा दिख रहा होगा, अगर इसको x मान लो तो b माइनस टू बी बीटा टी को अगर x मान लो तो इस तरह से इक्वेशन दिख रहा होगा, तो 2x स्क्वायर को इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर, तो वही लिखा हुआ है, इट विल बिकम b माइनस टू बी बीटा टी होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको ब्रेक कर लो, बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस फोर बी स्क्वायर बीटा टी प्लस फोर बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इसको जब इक्वेट कर दोगे इधर इस साइड, तो 4b स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर बीटा टी, ठीक है, तो टी नॉट विल बी हाउ मच, 1/बीटा, यहाँ सब कैंसिल हो गया ना, b स्क्वायर और ये b स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये t और ये t कैंसिल हो गया,
तो टी इक्वल टू बचा क्या 1 बाई बीटा, तो वही तो टाइम था, टी नॉट इक्वल टू 1 बाई बीटा। समझ में आया? तो अप्रिशिएट करने वाली बात यहाँ पे ये थी तो कि ये क्वेश्चन इतना अच्छा था कि इसमें वेक्टर और मैथ्स ये सब का एप्लीकेशन, फिजिक्स भी था, बिना फिजिक्स का तो हो नहीं सकता था। यहाँ पे ये तुमसे समझना चाह रहा था कि तुमको वेक्टर का भी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, मैथमेटिक्स का भी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, तो पूरा बेसिक्स का ये क्वेश्चन था खाली, और इसमें कुछ नहीं पूछा था। और आईआईटी ऐसा बेसिक्स से खेलने में उसको बहुत मजा आता है। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से समझ के खुद से बना लिए होगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। Now we'll see the solution to challenge yourself question of lecture 2 that was projectile motion। ठीक है, अब पूरा दिमाग फोकस करोगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता था, हमेशा एक वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट होता है दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, इक्वेशन वैसे ही लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक, चलो समझते हैं इस चीज को। पहला क्वेश्चन है, अ बॉल इज शॉट फ्रॉम ग्राउंड लेवल ओवर लेवल ग्राउंड एट अ सर्टेन इनिशियल स्पीड। मतलब ये ग्राफ वो नहीं बता रहा है, ठीक है, ये ग्राफ कुछ और बता रहा है, बताएंगे अभी क्या बता रहा था। ये है तुम्हारा एक्स और वाई। तो अगर कोई बॉल को इस तरीके से इनिशियल स्पीड यू देके, ठीक है, एट एन एंगल, कोई एंगल पे एच एम फेंके, तो ये उसका रेंज होता है, यहाँ से यहाँ होता है रेंज, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिगर गिव द रेंज आर ऑफ द बॉल वर्सेस इट्स लॉन्च एंगल थीटा नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये जो ग्राफ दे रहा है तुमको, दिस इज रेंज, इधर वर्टिकल में रेंज है और इधर क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। मतलब ये बोल रहा है कि देखो जैसे जैसे इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ रहा है थीटा नॉट, मतलब ये वाला, ये जो थीटा नॉट है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, तो एक केस में ये होगा, फिर हो सकता है दूसरे केस में जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ने लगा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ हो जाएगा, तो ये थीटा बढ़ता जा रहा है ना, ऐसा ऐसा, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते कुछ इस पॉइंट पे आया, तो इस पॉइंट पे जब आया तो जैसे तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे रेंज बढ़ रहा है, तो होना भी चाहिए ना लॉजिकली। जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बहुत कम है ऐसा, ठीक है, इतना सा है मान लो ये, तो इसका रेंज क्या होगा, इतना सा होगा। अगर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थोड़ा बढ़ाओगे तो फिर उस केस में रेंज थोड़ा बढ़ेगा, फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और बढ़ाओगे, मतलब ये एंगल बढ़ाते चल रहे हैं अभी हम, ठीक है, तो जब ऐसा बढ़ाओगे तो इसका और बड़ा होगा रेंज। रेंज तो यही होता है ना, ये रेंज बढ़ता जा रहा है ना, इस केस में यहाँ था, इससे सेकंड केस में उससे कम था, तो इस तरीके से हो रहा है बेसिकली। तो एंगल बढ़ाते जाओ रेंज बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद यहाँ पे देखो, एक पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद फिर से जब एंगल और बढ़ता जा रहा है तो रेंज फिर से घटता जा रहा है नीचे। लॉजिकली होना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो इस केस में यहाँ जब वेलोसिटी कंपोनेंट था और ये मैक्सिमम यहाँ रेंज आ रहा था, मैक्सिमम रेंज आ रहा था, उसके बाद जब तुम उसका वेलोसिटी कंपोनेंट और वर्टिकल किए तो क्या होगा, ये ज्यादा ऊपर जाएगा, ये समझ रहे हो, ऐसा, और फिर नीचे आके जल्दी गिरेगा, तो ये वाला चीज ये कम होता जाएगा। और जब इसको एकदम वर्टिकल से लॉन्च करोगे, एकदम ऐसा, मतलब थीटा इक्वल टू ये जो एंगल था थीटा नॉट, इसको 90 डिग्री अगर कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, रेंज आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली ऊपर जाएगा और वर्टिकली ही नीचे आएगा, ठीक है, तो रेंज विल बी जीरो। तो यानी कि ये जो पॉइंट पहुंच गए, ये हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्यों? क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे रेंज कितना हो जा रहा है, 0 डिग्री, उसी केस में होगा ना 0 डिग्री, समझ गए? तो ये ग्राफ समझना पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ वही है, एज लॉन्च एंगल थीटा नॉट इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो, जो भी हम समझा रहे थे, रेंज आर इंक्रीज करता जाएगा, लेकिन एट अ सर्टेन एंगल थीटा, ठीक है, रेंज आर विल बी मैक्सिमम, जो जैसे यहाँ पे है, जैसे ये वाला जो एंगल होगा थीटा, ठीक है, यहाँ पे रेंज का वैल्यू क्या होगा, इट विल बी मैक्सिमम। और ऐसे भी तुम प्रोजेक्टाइल में पढ़े थे कि रेंज मैक्सिमम कब होता है, बताओ, कोई बता सकता है रेंज मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा इज हाउ मच, 45 डिग्री। ये तो पढ़ाए थे हम भी, कैसे? क्योंकि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो साइन 2 थीटा पे डिपेंडेंट है ना, यू अगर कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 90 डिग्री होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, 0 और 1 के बीच में साइन थीटा का वैल्यू रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन का कितना होता है, 1, कब होता है, 90 डिग्री पे, तो यानी कि 2 थीटा इज 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो यानी कि ये जो एंगल होगा जहां पे ये मैक्सिमम है, दिस एंगल इज हाउ मच, दिस इज बेसिकली योर 45 डिग्री एंगल, ठीक है। और विथ फर्दर इंक्रीज इन एंगल, जैसे यहाँ इसके आगे जब बढ़ेंगे, फर्दर इंक्रीज इन एंगल थीटा, रेंज आर डिक्रीजेज, अभी समझा था ना, वर्टिकल होने लगेगा, फिर ऊपर ज्यादा जाएगा और नीचे फिर आएगा, ठीक है। एंड एट वर्टिकल लॉन्च एंगल थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब यहाँ पे दिस इज 90 डिग्री एंगल, ठीक। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तो रेंज आर विल बी जीरो, वो सीधा वर्टिकली ऊपर जाएगा, वर्टिकली नीचे आ जाएगा, समझ गए?
अब ये अगर कोई समझ गया है इस बात को जो हम बताए हैं, वो अब आगे ये क्वेश्चन को आराम से बनाने का। और ऐसा हम लिटरली बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन IIT JEE एडवांस में पूछेगा इस तरीके का, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो तो अब इसको बनाएंगे कैसे, सिंपल है, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो रेंज इज मैक्सिमम एट पॉइंट बी, ये तो हमको पता चल गया कि ये 3 जो पॉइंट थे ABC, उसमें रेंज मेरा मैक्सिमम कहाँ हो रहा है, रेंज मैक्सिमम कहाँ है, B पे है, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल टू बी मैक्सिमम इज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, जो बार बार अभी बताएं कि ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये एंगल 45 डिग्री रहा होगा, तब होगा, ठीक। तो ये फिगर देख के अब क्या लग रहा है, ये अगर मान लो 45 डिग्री है, ठीक है, तो ये एंगल जो होगा A वो उससे कम होगा, तो मान लो कुछ अंदाज से मान लो 30 डिग्री होगा, मालूम नहीं है ये, हम बस ऐसे रफली लिख रहे हैं, मतलब इससे कम है, 45 से कम है, और ये जो C है वो इट इज ग्रेटर देन 45, बात समझ में आया, ये हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कुछ भी एंगल हो सकता है, जो भी होगा, लेकिन 45 डिग्री से बड़ा होगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि थीटा सी विल बी दिस, थीटा सी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सी विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर बी, एंड दैट विल बी फर्दर ग्रेटर देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए। इतना मालूम चल गया। अगर ये मालूम है हमें तो बस अब बहुत सिंपल, अब कुछ करना ही नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था ना, रैंक द 3 रिलेटेड पॉइंट्स ऑन द प्लॉट अकॉर्डिंग टू द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल ग्रेटेस्ट फर्स्ट, ठीक है। और दूसरा है बॉल्स स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट, एनीवे जो बाद में बनाते हैं। तो टोटल फ्लाइट टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या होता है फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल में 2u sin थीटा बाई जी, यही होता है। तो u और g यहाँ पे कांस्टेंट है 2u g बाई, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच, sin थीटा नॉट, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, समझ गए। तो जिसका अब sin थीटा का वैल्यू जो होता है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक क्या होता है, बढ़ता है। अभी बताया था ना कि 0 से लेके 1 तक जाता है, ठीक है। 0 डिग्री पे 0 होगा और 90 डिग्री पे कितना होगा, 1 होगा। sin 30 डिग्री हाफ होता है, sin 45 1 बाई रूट 2, sin 60 रूट 3 बाई 2, एंड sin 90 इज 1, ठीक। तो इस यहाँ पे जो C का जो थीटा था, थीटा का C वो सबसे बड़ा था, उसके बाद B का एंगल सबसे बड़ा था, फिर A का था। तो उसी तरीके से सिंस टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ थीटा नॉट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बाय C विल बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ फ्लाइट बाय B विल बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ A। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, JEE एडवांस एकदम आराम से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए खाली, ठीक है। चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, द बॉल्स स्पीड एट मैक्सिमम हाइट ग्रेटेस्ट फर्स्ट, ठीक। अब एक बात बताओ, मैक्सिमम हाइट पे जब भी प्रोजेक्टाइल पहुंचता है, कोई भी प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, इस तरीके से, तो वो जब अपने मैक्सिमम हाइट पे रहता है उस टाइम पे उसका सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट होता है, राइट। इट इज ओनली Vx, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट जो होता है दैट इज ऑलवेज 0। यही तो हम लोग को मालूम है ये चीज। तो एट मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0 एंड नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, जो इनिशियल वेलोसिटी u अगर है तो इट इज u cos थीटा, तो ये u cos थीटा, समझ गए। अब यहाँ पे देखो u तो सबका सेम था, सर्टेन इनिशियल स्पीड, लेकिन एंगल ऑफ खाली प्रोजेक्शन चेंज कर रहे थे थीटा नॉट को। अब थीटा का क्या होता है, यहाँ पे तुमको मालूम है ना कि थीटा c इज ग्रेटर देन थीटा b इज ग्रेटर देन थीटा a, मतलब a वाले जो पॉइंट है इस पॉइंट पे जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था वो कम था सबसे ज्यादा, ठीक है। तो तुमको ये पता होगा कि cos थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री तक में घटता है। क्यों, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। cos 30 रूट 3 बाई 2 होता है, cos 60 1 बाई 2 होता है, तो वो घटता हुआ जाता है, ठीक है। cos 0 पे 1 होगा, फिर घटते 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 0 पे आएगा cos 90 पे, ठीक है ना। तो यानी cos में एंगल अगर बड़ा है तो उसका वैल्यू छोटा होगा, और अगर cos का थीटा वाला वैल्यू छोटा है तो उसका वैल्यू बड़ा होगा ओवरऑल वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगा, वही पूछ रहे हैं ना, बॉल्स स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, वो सिर्फ क्या होगा, u cos थीटा होगा। ये तो समझ में आ गया है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, तो u cos थीटा। तो जिसका थीटा सबसे कम होगा उसका u cos थीटा ज्यादा होगा, यानी cos थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा तो u cos थीटा भी ज्यादा होगा उसका, ठीक है। तो सबसे ज्यादा थीटा किसका कम है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन a का, तो वेलोसिटी जो u cos थीटा होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा, a का। तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ पाथ a विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ पाथ b विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ पाथ c। समझ में आया। तो देखने में तो लग रहा होगा कि यार बहुत टफ है, ऐसे कैसे बनेगा, क्या बनेगा, लेकिन है कुछ नहीं, है इजी, लेकिन पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। दिस द सेकंड चैलेंज और क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक, लेक्चर 2। अ गोल्फ बॉल इज स्ट्रक एट ग्राउंड लेवल, ठीक है। द स्पीड ऑफ द गोल्फ बॉल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम is shown in figure where t equal to 0 is the instant the ball is stuck.
इसका मतलब क्या है, गोल्फ बॉल क्या होता है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये गोल्फ बॉल है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे ये बता रहा है ना, स्केलिंग ऑन द वर्टिकल एक्सिस सेट बाय va इक्वल टू 19 मीटर पर सेकंड एंड vb इक्वल टू 31 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये ग्राफ दिया हुआ है वेलोसिटी और टाइम का, किसका, गोल्फ बॉल का, ठीक। तो t इक्वल टू 0 ये इंस्टेंट है, इस इंस्टेंट पे हिट किया बॉल को, तो उस टाइम उसका वेलोसिटी कितना था, vb, यानी कि ये vb इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, यही है। अब इस पॉइंट को आके देखो, अब आगे क्या देखना है, ये पूछ रहा है हाउ फार डज द गोल्फ बॉल ट्रैवल हॉरिजॉन्टली बिफोर रिटर्निंग टू द ग्राउंड लेवल, मतलब क्या, ये रेंज बेसिकली पूछ रहा है तुमसे, ठीक है, यही पूछ रहा है ना। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड लेवल अटेन्ड बाय द बॉल, एनीवेज यहाँ पे क्या एक चीज और समझ, एक और वैल्यू दिया हुआ है va, ये va कब दिया हुआ है बताओ, व्हेन t इज इक्वल टू 2.5 सेकंड, ये 2 है तो ये पॉइंट कितना होगा, 2.5 होगा, ठीक है। तो 2.5 सेकंड पे उसका वेलोसिटी बता रहा है कितना, 19 मीटर पर सेकंड इस पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, देखो ये जो vb है इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, ये ग्रेजुअली पहले डिक्रीज कर रहा है ना वैल्यू वेलोसिटी, ये घटते घटते कितना 31 से कहाँ पहुंच गया, 19 पे पहुंचा, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद फिर से दोबारा इसका वेलोसिटी बढ़ने लगा, बढ़ता बढ़ता जाके t इक्वल टू 5 सेकंड पे कितना हो गया, फिर से दोबारा जाके वहां पे vb कितना था, 31 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये बॉल है, यहाँ पे देखो प्रोजेक्टाइल वाले चीज में, यहाँ जब इनिशियल वेलोसिटी vb से ये निकला, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, घटने लगेगा ना, क्यों, क्योंकि नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो रिटार्डेशन दे रहा है, खाली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट इसका फिक्स रहेगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये घटेगा, और ये जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा यहाँ पे, तो इसका vy कितना हो जाएगा बताओ, vy विल बिकम 0, राइट। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ पॉइंट तक जब आएगा मैक्सिमम हाइट तक, तब तक उसका वेलोसिटी कंटिन्यूसली घटेगा, है ना। और इस मैक्सिमम हाइट पे आके इसका वेलोसिटी सिर्फ क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है मैक्सिमम हाइट पे, ठीक। उसके बाद दोबारा फिर ये नीचे आना स्टार्ट करेगा, तो नीचे आना स्टार्ट करेगा, तो अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण उसका v वेलोसिटी y जो कंपोनेंट होगा वो अब क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, तो वापस से वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगा, बढ़ते बढ़ते फिर वो आके वापस से वो ग्राउंड पे गिरेगा, ठीक है। तो यानी कि जिस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके यहाँ पे देखो, यही पे यही 2.5 सेकंड है, मतलब जिस पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, मतलब यहाँ पे आने के बाद वेलोसिटी यहाँ तक घट रहा था, फिर अचानक से बढ़ने लगा, तो जिस पॉइंट के पहले से बढ़ना स्टार्ट हुआ दोबारा, वही पॉइंट क्या था, उसका मैक्सिमम हाइट था। समझ में आ रहा है बात, यही मैं एक्सप्लेन किया तुमको कि मैक्सिमम हाइट, ये ग्राफ भी वही बता रहा है कि t इक्वल टू 2.5 सेकंड पे वो अपना मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, और उस समय जो वेलोसिटी था va, जो ये va दिया हुआ है, ठीक है, 19 मीटर पर सेकंड, ये बेसिकली क्या था, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है सिर्फ ना उस टाइम पे, तो दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट vx, यानी कि ये जो va था ये vx है, तो तुम्हारे को क्या मालूम चल गया, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तुमको यहाँ से मालूम चल जाएगा। समझ में आया। तो ये ग्राफ का इंटरप्रिटेशन ये फिगर के साथ, ये लॉजिकली तुमको हम समझा दिए, होपफुली तुम ये चीज समझ गए होगे, ठीक है। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखो, तो वही चीज हम तुमको बताना चाहते हैं कि एट मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0 एंड नेट वेलोसिटी इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ओनली, तो वो क्या है, va है, क्योंकि यहाँ पे जब ये पहुंचा उस समय टाइम कितना हो रहा था, 2.5 सेकेंड, ठीक है। और यही अभी हम समझाएं तुमको कि ये चीज ग्राफ से कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि 2.5 सेकंड पे ही मैक्सिमम हाइट पहुंचाता है, कैसे इंटरप्रेट करते हैं वही बताए ना, क्योंकि इसके जस्ट बाद देखो इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बात समझ में आ रहा है, एक ये चीज है समझने वाला, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज था कि इसके जस्ट बाद से वेलोसिटी बढ़ने लगेगा, और इससे जस्ट पहले, इस पॉइंट के जस्ट पहले वेलोसिटी घट रहा था, तो जब जिस पॉइंट पे वो आके कांस्टेंट हुआ, ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या था, दैट वाज मैक्सिमम हाइट। समझ में आया, ठीक है। तो इसलिए va इक्वल टू 19 मीटर पर सेकंड होगा, तो और ये तुमको मालूम होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट va इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एंटायर मोशन ऑफ द गोल्फ बॉल, मतलब जो इनिशियली जो ये vb जो था, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेसिकली होगा ये, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू v ऑफ a, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड t इक्वल टू 5 सेकंड, ये तो दिया हुआ है ना, देखो t इक्वल टू 5 सेकंड पे ये 5 सेकंड है, t इक्वल टू 5 सेकंड पे वापस ये vb से यहाँ आ गया, है ना, तो vb स्पीड रीच कर गया, तो वो यानी कि कहाँ हिट करेगा दोबारा से, ग्राउंड में, जितने स्पीड से यहाँ से निकला था vb से,
तो जब ये वापस जब यहाँ लैंड किया तो उतने ही स्पीड से आके यहाँ पे लैंड करेगा वीबी से, ठीक है। तो वो कहाँ पहुंच गया है, जमीन में आ चुका है। तो कितना देर चला, 5 सेकंड। तो हॉरिजॉन्टल में अगर इक्वेशन लिखोगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी उसका कितना है, वो तो सेम है, वो निकाल चुके हो 19 मीटर पर सेकंड। तो सिंपली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। यही यार, ये जो रेंज, ये वाला चीज, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं हम लोग, ये रेंज निकालना है तो अगर हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी कंपोनेंट तुमको मालूम है, ठीक है, और वो रिमेन वो फिक्स रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना था 19 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 5 सेकंड, तो 19 इंटू 5 इज हाउ मच, 95 मीटर। बस बन गया क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में जितना ट्रिकी था है नहीं, अगर लॉजिकली अगर जब सोचना स्टार्ट करोगे तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट तेरा बन गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड लेवल अटेन्ड बाय द बॉल, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं। देखो तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए तुमको क्या समझना है, ये समझो। देखो यहाँ पे वीबी दिया हुआ है ये, ठीक है। तो अगर तुम ये जो वीबी का होगा, ये दो कंपोनेंट होगा ना, वीबी को दो कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूएक्स और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट यूआई जो इनिशियली था, ठीक है। और जब ये फाइनली जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसके पास सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट होगा, वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट विल बी 0, ठीक है। तो ये तो तुम लिख सकते हो ना वेक्टर फॉर्म में, ये जो वीबी है ये बेसिकली क्या है, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वेक्टर रिजोल्यूशन वाले में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, वीबी स्क्वायर इक्वल टू यूएक्स स्क्वायर प्लस यूआई स्क्वायर, ठीक है। यूएक्स उसका आई कैप वाला कंपोनेंट है, यूआई उसका जे कैप वाला कंपोनेंट है, ठीक है। तो वीबी स्क्वायर इक्वल टू यूएक्स स्क्वायर प्लस यूआई स्क्वायर, ये वेक्टर फॉर्म वाला आ गया। तो यहाँ पे यूएक्स जो था, दिस यूएक्स वाज हाउ मच, इट वाज इक्वल टू वीए, तो इक्वल टू वीए स्क्वायर प्लस यूआई स्क्वायर। तो यहाँ से तुम यूआई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो ना, 31 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर, 31 स्क्वायर भी दिया हुआ था, 19 भी दिया हुआ था, तो 31 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो यूआई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 600, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में यूआई जो माने थे उसका यूआई स्क्वायर इक्वल टू 600 आ गया। ये क्यों निकालना पड़ रहा है हमको, क्योंकि हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है। और ये तुमको मालूम है कि लेट द बॉल रीचेज मैक्सिमम हाइट एट टी इक्वल टू कितना 2.5 सेकंड, टी इक्वल टू 2.5 सेकंड पे ही तो वो मैक्सिमम हाइट रीच किया ना अपना यहाँ पे, ठीक है। तो उस समय मान लो वो मैक्सिमम हाइट एच है, तो इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, याद है ना। तो वी स्क्वायर मतलब वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, तो वी वाई क्या होगा, इट विल बी 0, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट कितना होगा मैक्सिमम हाइट पे 0, तो वी वाई इक्वल टू 0 हो गया, इक्वल टू यू वाई स्क्वायर कितना है 600, वहां लिख दो 600 माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच, तो यहाँ से एच को कैलकुलेट कर लो, एच कितना आएगा 30.61 मीटर, तो ये इसका मैक्सिमम हाइट निकल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो ग्राफ से था और कितना मजेदार क्वेश्चन था, मतलब अगर कोई अगर ग्राफ ही इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है तो उससे ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं कभी। यहाँ इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट था कि हो क्या रहा है, बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन वाज इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। The next challenge yourself question of lecture 2. In figure, a ball is thrown up to onto a roof, landing 4 seconds later at a height h equal to 20 meter above the release level. यहाँ पे समझो इस चीज को क्या है, ये रिलीज लेवल है जहां से प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका गया, हम अभी इसमें बना दिए हैं बाकी, u इनिशियल वेलोसिटी से ऐसा एंगल और एंगल फाई, इसको फाई कहते हैं, ठीक है। फाई एंगल हॉरिजॉन्टल से बनाता हुआ ऐसे इसको फेंके होंगे सपोज, तो ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल गया होगा, यहाँ एक बीच में बिल्डिंग आ गया है, ये बिल्डिंग है, ये वाला जो है दिस अ बिल्डिंग जो उसके मिडवे में आ गया, ठीक है। तो बॉल क्या होगा, ऐसे गया ऊपर, सिंपल है यार, क्रिकेट खेलते हो दूसरे के छत में मार देते हो और गाली भी सुनते हो ना, तो कैसे होता है, तुम जब बैट से हिट किए तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल के मोशन में जाता है, अब वो गया वो दूसरे के छत में जाकर लैंड कर गया। अगर वही स्टेडियम अगर होता तो पूरा क्या होता, यहाँ तो तुम हिट करते तो वो ग्राउंड पे आके हिट करता, ठीक है। लेकिन अगर बीच में ही घर है किसी का, यहाँ पे ये किसी का घर है बिल्डिंग, तो उसका जाके शीशा फोड़ दोगे तुम, ठीक है। तो तुम निशाना बैठा के शीशा भी फोड़ सकते हो वैसे, ठीक है। उसके लिए कैलकुलेशन करना होगा कितने एंगल पे मारना होगा, एनीवेज। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये एक बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक। तो ये इस तरीके से आया और जब वो हिट किया उसके रूफ को, टॉप को, तो वो दिया हुआ है कि वो जो एंगल बना रहा है वो कितना दिया हुआ था तुमको, थीटा, ये एंगल थीटा से हिट किया, ठीक है। वही बोल रहा है ना, द बॉल्स पाथ जस्ट बिफोर लैंडिंग इज एंगल एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री विद द रूफ, ये एंगल थीटा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, अभी समझाया था ना कि हर जो भी टेंजेंट बनाओगे वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। तो यानी कि यहाँ पे जो टेंजेंट है, ये जो v यहाँ बना हुआ है, यही इसका वेलोसिटी है इस पॉइंट पे जब वो इसको हिट किया था,
और यही कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज हाउ मच, 60 डिग्री थीटा जो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इस साइड अगर थीटा है तो इसके अपोजिट साइड भी इधर कितना होगा, थीटा ही होगा, 60 डिग्री। क्यों क्यों होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है, बोथ विल बी इक्वल, तो ये भी थीटा होगा। बात यहां तक समझ में आया कि सबको? ये देखो जितना क्वेश्चन हम तुम लोग का यहाँ पे प्रोजेक्टाइल में बनवा रहे हैं या मोशन इन 2 and 3 डायमेंशन में, देखते होगे तुम कि दे आर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ये इसलिए बनवा रहे हैं ताकि हर एंगल से तुमको हम सोचवा दें चीजों को, है ना, क्योंकि IIT वाईटी जब भी जो क्वेश्चन पूछेगा वो भी कुछ नया ही पूछेगा, तो उस समय भी तुम उसको आराम से बना सको, ठीक है। चलो एनीवेज, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या हो रहा है कि नेट वेलोसिटी v से जाके वो वहां पे हिट किया होगा सपोज, ठीक है, और एंगल कितना बना रहा था, थीटा, यही वाला, इसी चीज को यहाँ पे दिखाए हैं। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx, एक वर्टिकल कंपोनेंट vy, vx इक्वल टू v cos थीटा, vy इक्वल टू v sin थीटा, ठीक है। अब चलो अब आगे देखो इसको कि ये सॉल्व होगा कैसे। तो वही चीज है, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बी u एट एन एंगल प्रोजेक्शन फाई, जो लिख दिए हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज v cos थीटा, यहाँ से ये वाला चीज जो था यहाँ से जो बताया अभी, ठीक है। इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन हमको लिखना है, तो ये हाइट h था, ये तो पता था ना कि ये हाइट h दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, h इक्वल टू कितना है, 20 मीटर है, ठीक। और टाइम भी दिया हुआ है, लैंडिंग 4 सेकंड लेटर, तो h भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। तो मेरे पास एक वर्टिकल में इक्वेशन होता है h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, h इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर बेसिकली, क्यों, क्योंकि g नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो उस केस में अगर हम h इक्वल टू यू आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएं, ठीक है, ui क्या है, इसका इनिशियल स्पीड अलोंग y डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा वो h इक्वल टू कितना है, 20 इक्वल टू ui कितना, ui इंटू टी कितना दिया हुआ था, 4 सेकंड, तो 4 ui हो गया ये, माइनस 0.5 इंटू जी 9.8 इंटू टी स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16। तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो तुमको देखो कितना बढ़िया से ui का वैल्यू तुमको मिल गया। ये ui जो उसका इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है ui, वो तुमको कैलकुलेट तुम कर लिए 24.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब एक और इक्वेशन तुमको मालूम है कि vy मतलब ये वाला फाइनल वेलोसिटी जब वो जाके टकराएगा तो vy इक्वल टू क्या होगा, u माइनस gt होता है। तो vy इक्वल टू ui माइनस gt, वर्टिकल डायरेक्शन में अभी सभी क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ui तुम कैलकुलेट किया ना 24.6, तो वो लिख दो माइनस 9.8 इंटू टाइम 4 सेकंड, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, माइनस 14.6। ये माइनस में क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि बताओ कोई, क्योंकि इसका डायरेक्शन नीचे है, ऊपर का डायरेक्शन हमारा क्या है, प्लस है, तो नीचे का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, माइनस होगा, इसलिए ऑटोमेटिकली माइनस में आ गया इक्वेशन से, ठीक है। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि इट इज 14.6 मीटर पर सेकंड अलोंग माइनस जे कैप, ठीक है, मतलब वी जो है वो माइनस जे कैप के अलाउंड है, इसलिए वो माइनस आया है, ठीक। तो नाउ सिंस वी ये वाला वी जो है इक्वल टू क्या है, वी साइन थीटा, अभी बताया था ना यहाँ से, ये जो वेलोसिटी का जो दो कंपोनेंट है, देखो ये जो वेलोसिटी था इसका दो कंपोनेंट है ना, वी एक्स और वी वाई, तो वी वाई इक्वल टू क्या था, वी साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा इक्वल टू 14.6 जो कैलकुलेट किए, तो वी साइन थीटा क्या है, वी साइन 60 डिग्री इक्वल टू 14.6, तो यहाँ से साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो उसको पुट कर दोगे तो v जो कैलकुलेट करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 16.8 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो v है, इस v का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया कितना, 16.8 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्सो vx, ये जो vx कंपोनेंट है उसका वो क्या होगा बताओ, v cos थीटा, यानी कि v cos 60 डिग्री सिंपली, तो vx इक्वल टू v cos 60 डिग्री, तो v तुमको मालूम है 16.8 डिवाइडेड बाई cos 60 कितना होता है, हाफ, तो 16.8/2 इक्वल टू 8.4 मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब तुमसे पूछा क्या गया था कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी ट्रैवल्ड बाय द बॉल, बहुत सिंपल, क्या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए तुमको क्या पता होना चाहिए, अगर तुमको इसका इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या फॉर दैट मैटर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट अगर मालूम है, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, तो वही तो निकालना था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी ट्रैवल्ड बाय द बॉल इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, vx मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, तो vx इंटू टी, vx कितना निकाले हो 8.4 इंटू टाइम 4 सेकंड, तो कितना आ गया 33.6 मीटर्स, बस सिंपल निकल गया ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ द बॉल्स इनिशियल वेलोसिटी, बहुत इजी है यार, करना क्या है तुमको, ux uy तो तुम दोनों कैलकुलेट कर चुके हो ना, ux 8.4 मीटर पर सेकंड निकाल चुके हो, ठीक है। ये जो vx आया है 8.4 मीटर पर सेकंड, यही इक्वल टू यही vx जो था यही तो ux है ना, क्योंकि दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नेवर चेंज, तो ux इक्वल टू 8.4 मीटर पर सेकंड और ui कितना है 24.6 मीटर पर सेकंड, तो नेट u कितना होगा, ये वाला u वेक्टोरियल ही वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस ui स्क्वायर, जो कैलकुलेट कर लो यू विल गेट 26 मीटर पर सेकंड, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। और एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, फाई इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट विद साइन,
तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स ऑफ ui कितना है बताओ, 24.6 डिवाइडेड बाई 8.4, तो बेसिकली इट इज tan इनवर्स ऑफ 41/14। बस यहीं पे लाके आंसर को तुम छोड़ दो, ठीक है। और ये जो आएगा ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब इट इज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वही है भी, ये एंटी क्लॉकवाइज आना भी चाहिए था ना यहाँ पे, ये जो फाई एंगल है तो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर आ गया, समझ गए? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट चैलेंज योरसेल्फ क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, लेक्चर 2। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम आई इरोडोव, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1.28, ठीक है। और इरोडोव का ये क्वेश्चन इतना मजेदार है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जो फिजिक्स है वो तो ठीक है, वो तो कंसेप्ट प्लस वेक्टर को बस चेक करना चाहता है और कुछ नहीं चेक करना चाहता है इसमें, ठीक है। देखो कैसे, चलो, a small body is thrown at an angle theta to the horizontal with initial velocity v naught, तो क्या बड़ा काम कर दिया, यही तो करते ही है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। नेग्लेक्टिंग एयर ड्रैग फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी मतलब क्या, किसी भी पॉइंट पे, मतलब अगर मान लो ये इस पॉइंट पे है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y, ठीक है। तो उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर एज अ टाइम ही आएगा ना, x और y दोनों कोऑर्डिनेट का इक्वेशन जब लिखोगे तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर जो होगा वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, तो वो निकालोगे तो वो उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालते हैं, चलो अभी देखते हैं कि कैसे निकलेगा ये। लेट एट टाइम t द कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉडी इज x, y, जो अभी बताएं, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, जो ये डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेसिकली, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यहाँ इनिशियल पोजीशन तो इसका यही था, यहीं से निकला था और फाइनली यहाँ पहुंच गया, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज 0 और फाइनल पोजीशन वेक्टर जो होगा यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। तो इक्वेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अगर लिखेंगे तो किसी भी टाइम टी पे x इक्वल टू ये इनिशियल वेलोसिटी v नॉट था और एंगल थीटा दिया हुआ है ये पहले से, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, v नॉट cos थीटा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x इक्वल टू क्या होगा, v नॉट cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t सिंपली, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, y इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होता है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, v नॉट sin थीटा, तो y इक्वल टू v नॉट sin थीटा t माइनस 0.5 gt स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो डिस्प्लेसमेंट आर ऑफ टी बेसिकली क्या होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है, 0 है, 0,0 था ना, तो दैट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर यानी कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो ये क्या होगा, वी नॉट कॉस थीटा टी ये वाला टर्म मल्टीप्लाइड बाई आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा टी माइनस 0.5 जी टी स्क्वायर जे कैप। बस अब रुकना है यहाँ पे, अभी क्या है कि ये तो हम निकाल लिए हैं और इसमें कोई गलत नहीं है, ये जो आंसर आएगा ये आंसर सही है, एकदम परफेक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर तुम आई रोडोव का सॉल्यूशन जाके देखोगे, मतलब सॉल्यूशन नहीं सॉरी उसका आंसर जाके देखोगे, उसमें आंसर भी दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन का, उसमें वो इस फॉर्म में नहीं दिया है, वो तुमसे चाहता है कि तुम उसको वेक्टर फॉर्म में सिर्फ बताओगे, वहां थीटा बीटा कुछ नहीं आएगा, इट शुड बी इन वेक्टर फॉर्म, ये आई कैप जे कैप ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ उसको चाहिए, ठीक है। कंप्लीट इक्वेशन शुड बी इन वेक्टर फॉर्म। और हम तुमको बता दें आईआईटी जेईई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है और आगे भी आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से उसका तुम्हारा फिजिक्स का भी कंसेप्ट पता चल रहा है और तुम वेक्टर जानते हो कि नहीं वो भी पता चल रहा है, ठीक है। अब ये समझो कि इसको ओवरऑल वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो 4 ऑप्शन तुमको दे देगा। मान लो यही क्वेश्चन रहता और तुम्हारे ऑप्शन में ये जो आ रहा है हमारा यहाँ फाइनल जो वैल्यू आ रहा है आर ऑफ टी इक्वल टू ये जो दिख रहा है वी नॉट टी प्लस 0.5 जी टी स्क्वायर, 4 ऑप्शन में अगर इस तरीके से इक्वेशन दिया रहता, ठीक है, तो तुम तो यहाँ पे आके फिर अटक जाते, फिर तुम आगे क्या करते, अब सोचते कि ये तो ऑप्शन में तो आ ही नहीं रहा है कुछ, तो अभी करे क्या, बात समझ में आ रहा है मेरा। तो इस चीज को अब देखो कि इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना कहीं, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है वी नॉट कॉस थीटा टी आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा टी माइनस 0.5 जी टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है, इसको अब थोड़ा अलग अलग कर लो सबको। तो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट को अब एक जगह हम ले आते हैं, तो उसको कैसे करेंगे, वी नॉट कॉस थीटा टी आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा टी जे कैप, ये तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, और ये इधर लिख सकते हैं माइनस 0.5 जी टी स्क्वायर जे कैप, रहने दो उसको, ठीक है। अब ये वी नॉट को देखो, ये जो इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक है, तो अगर वी नॉट वेक्टर अगर हम तुमको लिखने बोलते हैं, वी नॉट को वेक्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है, तो तुम क्या लिखते वी नॉट वेक्टर को, तुम यही लिखते ना, वी नॉट का जो कॉस थीटा होता, कॉस थीटा कंपोनेंट किधर, ये मैग्नीट्यूड हो गया किधर आई कैप में, और क्या लिखते प्लस वी नॉट का साइन थीटा मतलब वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा किस डायरेक्शन में, जे कैप में,
यही होता ना, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता। अब इसी चीज को यहाँ पे देखो, यहाँ वी नॉट कॉस थीटा टी प्लस वी नॉट साइन थीटा टी, टी तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो टी को तुम बाहर निकाल सकते हो कॉमन दोनों के लिए, ठीक है। तो टी अगर बाहर ले आओगे तो क्या बचेगा, वी नॉट कॉस थीटा थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप, और यहाँ पे क्या होगा, एक प्लस साइन लिखो और ऐसे लिख सकते हैं इसको 0.5 टी स्क्वायर जी ऑफ माइनस जे कैप, ये माइनस जो था वो ये जे कैप के साथ लगा दिए, और g को हम लिख रहे हैं, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो g माइनस जे कैप। अब यहाँ बहुत मजेदार चीज है, देखो ये वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा जे कैप को वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट वेक्टर लिख सकते हैं, जो बताएं अभी। तो यहाँ लिख दो वी नॉट वेक्टर, तो आर वेक्टर टी इक्वल टू वी नॉट वेक्टर इंटू टी, ये जो टाइम जो टी था, प्लस 0.5, ये g देखो g के ऊपर अब वेक्टर साइन लग गया है, g के ऊपर वेक्टर साइन लग गया है, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन a। तो या हमारे केस में एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कितना, मैग्नीट्यूड स्मॉल g जो 9.8 मीटर पर सेकंड, तो उसका डायरेक्शन किधर होता है, माइनस जे कैप के अलॉन्ग होता है, राइट, माइनस जे कैप के अलॉन्ग होता है ना। तो ये जो है इसीलिए लिखा गया है, सिंस जी वेक्टर, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेक्टर लिखना है तो क्या लिखोगे, जी वेक्टर इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस जे, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन क्या है हमारा, माइनस जे है, तो दैट इज वाई इट इज रिटन एज जी ऑफ माइनस जे को वेक्टर फॉर्म में लिख दिए जी वेक्टर, और टी स्क्वायर तो था ही, समझ में आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब इरोडोव का जब आंसर देखोगे तो आंसर में आंसर ये दिया हुआ है, वी नॉट वेक्टर टी प्लस 0.5 जी वेक्टर टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन समझ में आना चाहिए था कि ये बनाना कैसे है, जो कि अभी तुम लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। क्लियर है, मेरे हिसाब से ये क्लियर है तुम लोग को, ठीक है। चलो अब इसका आगे देखो, अब आगे क्या बोल रहा है भाई, आगे बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर वी, अब यहाँ भी बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर वी बताना है, एवरेज ओवर द फर्स्ट टी सेकेंड्स एंड ओवर द टोटल टाइम ड्यूरेशन। देखो तो फर्स्ट टी सेकेंड, फर्स्ट टी सेकेंड मतलब क्या होता है, किसी भी टाइम टी जो अभी हम लोग निकाले थे, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, यही तो होता है ना। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब आर ऑफ टी बाय टाइम, ये जो निकाला हुआ है आर ऑफ टी तुमको पता है ये वेक्टर फॉर्म में। तो इसको भी दोनों तरीके से भी लिख सकते थे, कैसे, एक तो तुम यहीं से बढ़ सकते थे, ये वाला जो इक्वेशन था जो तुम्हारा वी नॉट कॉस थीटा टी आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा, तो ये अगर इसको ऐसे लिखोगे तो वी एवरेज इक्वल टू क्या आएगा, वी नॉट कॉस थीटा टी आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा टी माइनस 0.5 जी टी स्क्वायर होल जे कैप बाई टी। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या था, वी एवरेज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा टी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस 0.5 जी टी होल जे कैप। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन आंसर इसमें अगर नहीं दिया हुआ है और इसको पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म में चेंज कर दिया है, तो वो आंसर क्या होगा, वी नॉट वेक्टर प्लस 0.5 जी टी। ये अब पूछोगे ये कहाँ से आया, तो ये अरे यार तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सिंपल था, ये आर टी बाई जो टी था, आर टी यहाँ क्या है, वी नॉट टी प्लस 0.5 जी टी स्क्वायर है ना, ठीक है। तो आर टी बाई टी करोगे तो एक टी कट जाएगा, तो ये टी और ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, वी नॉट प्लस 0.5 जी वेक्टर टी, तो वही चीज है वी नॉट वेक्टर प्लस 0.5 जी वेक्टर टी। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट ये था कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर वी ओवर द टोटल टाइम ऑफ मोशन। टोटल टाइम ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ भाई, टोटल टाइम ऑफ मोशन मतलब यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल चला और ये वापस आ गया, यहाँ पे गिर गया है, तो एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। अब इस केस में टोटल टाइम ऑफ ड्यूरेशन मतलब वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बचेगा ना, इक्वल टू क्या, रेंज आर, समझ रहे हो। तो सिर्फ आर रेंज बाई टी, रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया, टोटल टाइम टी हो गया, ये निकाल दोगे तो ये क्या निकल जाएगा, तेरा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा ना ओवरऑल पूरे जर्नी का, ठीक है। एनीवे चलो अब निकाल के देखते हैं। लग तो बहुत सिंपल रहा है, लेकिन आई टी जेई एडवांस तो कैसे घुमाता है ये समझो। ये क्या करेगा, जो इरोडोव ने जैसे घुमाया है। अब एक पार्ट इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, फॉर द टोटल टाइम ड्यूरेशन दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू 2v नॉट sin थीटा बाई जी, यही होता है 2u sin थीटा बाई जी, तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी v नॉट था। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज v नॉट स्क्वायर sin u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी होता है ना, तो v नॉट स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। तो v एवरेज, अभी तुम पिछले स्लाइड जो फॉर्मूला निकाले थे वी एवरेज का टाइम डिपेंडेंट, वो क्या निकाले थे, वी नॉट कॉस थीटा आई कैप प्लस वी नॉट साइन थीटा माइनस 0.5 जी टी होल जे कैप, ये निकाले थे वेक्टर फॉर्म में जो निकाले थे, तो वी एवरेज, ठीक है। तो इसी वी एवरेज में ये वी एवरेज टाइम डिपेंडेंट है, टी भी आ रहा है, तो इसी वी एवरेज में अगर टी के जगह में टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर रख दो, मतलब 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी को रख दोगे अगर वहां पे, तो डेट विल गिव यू व्हाट, डेट विल गिव यू द एवरेज वेलोसिटी फॉर द नेट टाइम ड्यूरेशन।
तो वही रख दो, पुट t इक्वल टू 2 इन द अबव इक्वेशन टू गेट एवरेज वेलोसिटी फॉर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वी एवरेज क्या आ जाएगा, v नॉट cos थीटा आई कैप, ठीक है, प्लस v नॉट sin थीटा माइनस 0.5 g इंटू 2 v नॉट sin थीटा बाई g। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखना ये और ये पूरा कट जाएगा, दिस विल बिकम जीरो, तो इट विल ओनली कम v नॉट cos थीटा आई कैप। ये समझ में आया? तो ये v एवरेज फॉर द कंप्लीट जर्नी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन टिल इट हिट्स द ग्राउंड इज ऑलवेज इक्वल टू v नॉट cos थीटा। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और ये हम तुमको समझाते हैं लॉजिकली भी कि ये चीज कैसे होता। देखो कोई भी प्रोजेक्टाइल जब यहाँ से निकलता है तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से निकला, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कितना, v नॉट cos थीटा, ठीक है, एंड दिस ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड कांस्टेंट जब तक लास्ट तक भी जब यहाँ आता है तो उसका एक हॉरिजॉन्टल ही कंपोनेंट वही रहता है, v नॉट cos थीटा वो सेम रहेगा हमेशा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट को देखो, इस साइड में वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल कितना था, v नॉट sin थीटा, जब यहाँ आके गिरेगा तो वो इस तरफ होगा, वो सेम होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जब निकालोगे वेक्टर फॉर्म में अगर देखोगे तो ये इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट इसका पहले प्लस डायरेक्शन में था, और जब ये लैंड कर गया तो इसका माइनस डायरेक्शन में था, तो ये प्लस और ये माइनस मिला के कितना हो जाता, जीरो हो जाता है, ठीक है। और सिर्फ क्या बचता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये v नॉट cos थीटा, क्योंकि ये v नॉट cos थीटा से ही कंप्लीटली ट्रैवल किया, लास्ट तक भी इसका v नॉट cos थीटा ही था, तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली कितना आता है, v नॉट cos थीटा आता है। यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है, ये तुम समझ भी गए, सही है, लेकिन इसमें एक और कैच है कि इरोडोव ने आंसर ये नहीं दिया है, दिस इज नॉट द आंसर, उसने आंसर कुछ और दिया है, बिकॉज वो चाहता क्या है कि यहाँ थीटा बीटा उसको नहीं चाहता है, उसको वेक्टर फॉर्म में चाहिए डायरेक्ट, मतलब आई कैप वाई कैप में, इसमें यूनिट वेक्टर में नहीं, उसको वी नॉट वेक्टर फॉर्म में चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो आईआईटी जेईई भी ऐसा पूछ चुका है, तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये कैसे लिखेंगे, इसमें इसको ऐसे करना होगा कि वी नॉट वेक्टर जो है वो हमारा वी नॉट cos थीटा आई कैप प्लस वी नॉट sin थीटा जे कैप, ये तो क्लियर है, ये तो मालूम है पिछले बार, और जी जो वेक्टर है वो क्या है, जी ऑफ माइनस जे कैप, अभी बताया था ना, ये वाला जी नीचे का डायरेक्शन मेरा माइनस जे कैप है, ठीक है। अब अगर तुम वी नॉट का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे जी के साथ, ये जो वी नॉट वेक्टर है, दिस वी नॉट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे हम किसके साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर के साथ, तो क्या होगा, वी नॉट वेक्टर क्या है मेरा, वी नॉट cos थीटा आई कैप प्लस वी नॉट sin थीटा जे कैप, डॉट प्रोडक्ट विद जी ऑफ माइनस जे कैप, तो ये आई डॉट जे विल बी बिकम जीरो, तो सिर्फ क्या बचेगा तुम्हारा, सिर्फ ये जे कंपोनेंट का डॉट विद जे कंपोनेंट, तो यानी कि सिर्फ क्या बचेगा, माइनस वी नॉट जी साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ये एक इक्वेशन है। दूसरा, ये इक्वेशन जो निकाले थे, वी एवरेज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.5 जी ऑफ टी, ठीक है, तो t इक्वल टू क्या रखना है हमको, टाइम ऑफ फ्लाइट रखना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तक जाना है ना, t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, वहीं तो निकालना है ना एवरेज वेलोसिटी। तो अगर इस इक्वेशन में v एवरेज वाला जो हमारा इक्वेशन था, v एवरेज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.5 gt जो आया था, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, तो वहां पे t के जगह में रख दो 2 v नॉट sin थीटा बाई जी, क्योंकि t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट रखना है, और यहाँ देखो कैसे कैसे लिखा हुआ है, वी नॉट वेक्टर प्लस 0.5 g वेक्टर इंटू 2 वी नॉट साइन थीटा बाई जी। अब यहाँ पे देखो वी नॉट साइन थीटा का यहाँ से वैल्यू तुमको पता चल रहा है कुछ, ये देखो वी नॉट साइन थीटा, इस वाले इक्वेशन से वी नॉट साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता, माइनस वी डॉट जी बाई जी, यही तो निकाले हो ना, वी डॉट जी इक्वल टू क्या है, माइनस वी नॉट जी साइन थीटा, यही है। तो इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वी नॉट माइनस 0.5 जी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई वी नॉट वेक्टर डॉट जी वेक्टर और डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, ये जो जी स्क्वायर है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ जी नॉट द वेक्टर ऑफ जी, जिसके ऊपर वेक्टर साइन है वही फिर वेक्टर है, ठीक है। तो उसने जो ऑप्शन दिया था इरोडोव ने, वो ये ऑप्शन दिया था, ठीक है। तो आईआईटी जेईई एडवांस भी जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो वो जब चारों ऑप्शन में रहेगा तो वो पूरा वेक्टर फॉर्म में रहेगा, वहां थीटा बीटा कुछ नहीं रहेगा। तो तुमको समझ में आना चाहिए, ये क्वेश्चन से ये हम बताना चाह रहे थे कि तुमको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे उस चीज को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था समझना इस क्वेश्चन से, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। This is the last challenge yourself question of projectile motion lecture 2. A particle move in the xy plane with constant acceleration a directed along negative y axis. The equation of the motion of the particle has the form y equal to px minus qx square. Basically वही projectile वाला, ये equation projectile वाला ही है, ठीक है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन डायरेक्टेड along नेगेटिव y axis का मतलब क्या हुआ है, ऐसा x और y axis है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर डायरेक्टेड होता है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव y एक्सिस में। द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है तो वहां भी वही आता है हमारा, वेयर p एंड q आर पॉजिटिव कांस्टेंट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन 0,0, ये निकालना है कि इनिशियल, बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी निकालना है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा जब ये चीजें दी हुई हैं। तो
दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अगेन फ्रॉम आई रोडोव, क्वेश्चन नंबर 1.27, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आईआईटी जेई और नीट इनफैक्ट दोनों ने इस तरह का, दोनों प्रोजेक्टाइल से कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, मतलब डायरेक्टली इक्वेशन से, उसका ट्राजेक्ट्री वाले इक्वेशन से, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कैसे बनाते हैं ये क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन देख के तुम लोग किसी को क्या समझ में आ रहा है, निकालना क्या है बताओ, निकालना है वेलोसिटी, ठीक है। दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है पोजीशन, ये y और x में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम ये पोजीशन y और x में है, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो तुमको एक इक्वेशन आ जाएगा, मतलब ये क्या होगा, अगर चलो इसको देख ही लेते हैं ये कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन a दिया हुआ है, कितना, a मैग्नीट्यूड डायरेक्शन माइनस जे कैप, यानी कि दिया हुआ क्या है बेसिकली ए वाई तेरा माइनस ए है, इस डायरेक्शन में ए वाई है ना, और ए एक्स कितना है, इट इज ए एक्स, अगर इस डायरेक्शन में है मेरा तो ए एक्स कितना है, इट इज 0, और ए वाई कितना दिया हुआ है, इट इज, अगर डायरेक्शन के साथ ले रहे तो इट इज ए, लेकिन नीचे के डायरेक्शन में, तो बेसिकली इट इज माइनस ए अगर इक्वेशन में लिखेंगे तो, ठीक। y इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। अगर इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें, डी वाई बाई डी टी निकाल लें, इसका डी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है ना। तो अब ये पूछोगे ये तेरे दिमाग में आया कैसे, ये इसलिए आ रहा है दिमाग में क्योंकि निकालना हमें क्या है, वेलोसिटी निकालना है फाइनली। तो वेलोसिटी निकालने के लिए अगर तुमको पोजीशन का दिया हुआ है, अगर ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, तो याद करो काइनेमेटिक्स समय बताया था ना कि अगर इक्वेशन दिया हुआ तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, राइट। तो वही डिफरेंशिएट करना है। तो डी वाई बाई डी टी, इसलिए हम तुम लोग को याद करो काइनेमेटिक्स भी जो पढ़ा रहे थे वन डायमेंशन, उस समय भी हम कितना गौर से तुमको समझाते थे कि ये सब चीज को अच्छे से ध्यान में रखो, कि जब इसका इक्वेशन दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे, जब ग्राफ दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ये सब चीज वहां बताया हुआ था, ठीक है। एनीवेज, तो यहां जब डिफरेंशिएट करोगे dy ओवर dt, तो क्या आएगा, p कांस्टेंट है तो p dx बाई dt, कोई दिक्कत नहीं, माइनस q d बाई dt ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये पूछोगे ये डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, d बाई dt ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी हम तुमको बताए थे, ये बेसिक मैथ्स है वैसे। तो इंटीग्रेट, पहले तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर और नीचे साइड दोनों सेम वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि नीचे में यहाँ क्या आना चाहिए, डी ऑफ एक्स ही आना चाहिए नीचे भी, है ना। तो इसीलिए ऊपर नीचे dx से dx मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये ऐसा बन जाएगा d ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, पी डी एक्स बाई डी टी माइनस क्यू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, जो यहाँ पे लिखे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स क्या आएगा, 2x, और dx बाई dt एज इट इज रहने दो, तो dy बाई dt इक्वल टू p टाइम dx बाई dt माइनस 2qx dx बाई dt। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक जब लिख लिए तो अब एक चीज तुमको किसी को कोई दिख रहा है, अब ये dy बाई dt इट इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन y डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होता है, वेलोसिटी vy, भाई यही तो दो डायरेक्शन है ना मेरा प्रोजेक्टाइल में, x और y, ठीक है। तो dy बाई dt क्या देगा, vy देगा, पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग y डायरेक्शन, और इधर क्या देगा, रेट ऑफ चेंज इन x डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देगा, vx देगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन x डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव वेलोसिटी इन x डायरेक्शन vx, ठीक है। तो ये दोनों को वैल्यू को रख दो, dy बाई dt को vy हो गया, और dx बाई dt क्या हो गया, vx हो गया। तो dy vy इक्वल टू क्या आ गया, p vx माइनस 2qx vx। तो vy बेसिकली क्या हो गया, vx अगर कॉमन ले लो तो p माइनस 2qx। तो देखो vy जो है that is dependent on vx also, x component of velocity and x coordinate also, ये दोनों चीज में डिपेंडेंट आ रहा है। यहाँ पे एक इक्वेशन ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब आगे एक और इक्वेशन लिखना होगा ना, तब तो हम निकाल पाएंगे कि उसका वेलोसिटी एक्जैक्टली ओरिजिन पे कहते था, क्योंकि इससे एक इक्वेशन तो सॉल्व हो नहीं रहा है, ठीक है। अब आगे निकालने के लिए क्या तुमको एक चीज मालूम था कि एक्सेलरेशन दिया हुआ था, एक्सेलरेशन ए डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये दिया हुआ था ना। तो अब जो ये तुम्हारा वेलोसिटी आया है, तो एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt, a इक्वल टू dv बाई dt, यही होता है ना, ठीक है। तो a इक्वल टू dv बाई dt होता है, मतलब क्या, dv बाई v क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी कि d बाई dt ऑफ व्हाट, ये सब खैर बताया हुआ है ये सब चीजें। d ऑफ dt ऑफ वेलोसिटी, v क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो मान लो वर्टिकल डायरेक्शन में तो पोजीशन क्या हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन dy बाई dt, तो उसको इस तरह से लिखेंगे d बाई dt ऑफ dy बाई dt, और इस इक्वेशन को क्या लिखते हैं हम लोग, d2y बाई dt2, ये लिखते हैं ना। एक्सेलरेशन को अगर डायरेक्टली उस फॉर्म में लिखना है पोजीशन के टाइम टर्म्स में, तो यही होता है ना, a इक्वल टू d2y बाई dt2, और एक बार डिफरेंशिएशन वाले में होगा तो वेलोसिटी होगा, और दो बार वाले में होगा तो पोजीशन के टर्म्स में होगा, यही होता है, ठीक है, ये मालूम है सबको। तो
इसी इक्वेशन को अगर हम डबल एक बार और डिफरेंशिएट कर दें ये वेलोसिटी वाले को, तो डी वी वाई बाई डी टी होता इक्वल टू पी वी डी वी एक्स बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टू क्यू एक्स वी एक्स आता। ठीक है, तो वी वाई डी वी वाई बाई डी टी बेसिकली क्या है, डी टू वाई बाई डी टी टू, ठीक है, इक्वल टू पी, तो डी एक्स डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, डी टू एक्स बाई डी टी टू, ठीक है, माइनस यहां पे अच्छे से समझना टू क्यू डी बाई डी टी ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज समझने वाली बात थी प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन का, ये इंपॉर्टेंट है, अभी समझ लेना इसको, कि मान लो दो टर्म है x1 x2, ठीक है, और ये अगर तुमसे पूछ रहा है कि सपोज करो, एक बस बता रहे हैं कि d बाई डी टी दो वेरिएबल है, एक x1 है और x2 है, ऐसा d बाई डी टी ऑफ x1 x2 है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि पहले एक बार x1 को कांस्टेंट लेंगे और x2 को डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब x1 को कांस्टेंट लेंगे तो यानी कि x1 को बाहर ले आएंगे और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, x2 को, तो ये हो जाएगा x1 d ऑफ x2 बाई dt, ठीक है, पहला, फिर यहां पे लगाएंगे एक प्लस साइन, फिर x2 को, ये जो x2 था x2 को लेंगे कांस्टेंट, तो अब x2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और x1 को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dx1 बाई डी ऑफ t, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिख लेना, याद कर लेना, और तुम लोग को ये वैसे पता भी होगा, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स में ये तुम लोग पढ़े होगे, ठीक है ना। तो ये दो वेरिएबल का होता है, तो बेसिकली यहाँ पे देखो दो वेरिएबल आ रहा है, डी बाई डी टी ऑफ एक्स डी एक्स बाई डी टी, एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वेरिएबल डी एक्स बाई डी टी है, ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये हो गया इक्वल टू पी डी टू एक्स बाई डी टी टू माइनस टू क्यू, एक बार हम क्या बोले एक्स को कांस्टेंट लेंगे तो एक्स को कांस्टेंट ले लो, और डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, तो वो क्या होगा डी टू एक्स बाई डी टी टू, ठीक है, फिर एक प्लस साइन लगाएंगे, लगा दिए, और dx बाई dt को बाहर लेंगे, तो dx बाई मतलब ये x2 को बाहर लिए, तो x2 क्या था मेरा dx बाई dt, तो dx बाई dt को बाहर ले लो, और अंदर क्या बचा x, तो d बाई dt ऑफ x, तो वो dx बाई dt, तो dx बाई dt मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dt, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा dx बाई dt का होल स्क्वायर, ठीक है, तो बेसिकली d2y बाई dt2 आ गया p d2x बाई dt2 माइनस 2q x d2x बाई dt2 प्लस dx बाई dt का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब ये तुमको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, ये तो सबको मालूम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यानी कि जो y के डायरेक्शन में d2y बाई dt2 है वो क्या होगा बेसिकली, इट विल बी ay, और जो x के डायरेक्शन में d2x बाई dt2 है ये वाला चीज, दिस विल बी ax, तो सिंपली ये तुम लिख दो इस इक्वेशन में, स्विच ओवर कर जाओ, ay इक्वल टू p टाइम्स ax माइनस 2q x टाइम्स ax प्लस vx स्क्वायर, क्योंकि dx बाई dt क्या है, दिस dx बाई dt इज vx, है ना। अब ay का वैल्यू क्या था, माइनस ए, यहां से निकाले थे ना ay इक्वल, और ax कितना था, जीरो, तो वहां रखते जाओ, ay माइनस ए, ax जीरो है तो ये टर्म जीरो हो गया, माइनस 2q, फिर से ax जीरो, ये जीरो हो गया, प्लस vx स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 2q vx स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो vx स्क्वायर का वैल्यू कितना बढ़िया आ गया, a बाई 2q, सिंपल, ठीक है, एंड vy इक्वल टू, यहाँ से आओ, ये वाला फॉर्मूला थे, यही ना था, vy इक्वल टू vx p माइनस 2qx, तो vy इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a बाई 2q, vy का वैल्यू, vx का वैल्यू रख दो, vx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a बाई 2q होगा, मल्टीप्लाइड बाई p माइनस 2qx, ठीक है, तो एट ओरिजिन का बात करें 0,0, तो vx तो इट इज कांस्टेंट, देखो a बाई 2q है, यहाँ कोई है नहीं x या y, और vy जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन x, बेसिकली x कोऑर्डिनेट, तो 0,0 पे vy कितना होगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा 2qx, तो सिर्फ क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ a बाई 2q इंटू p, तो vy स्क्वायर अगर निकालोगे तो vy स्क्वायर क्या आ जाएगा, a p स्क्वायर बाई 2q, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो वेलोसिटी v क्या होगा, सिंपली वेलोसिटी v क्या होगा, x कॉम्पोनेंट y कॉम्पोनेंट अगर मालूम है तो स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो उसको लिख दो a स्क्वायर रूट ऑफ a बाई 2q प्लस ap स्क्वायर बाई 2q, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस होल स्क्वायर रूट ऑफ a बाई 2q 1 प्लस p स्क्वायर, समझ गए, ठीक है। तो होप ये क्वेश्चन भी तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलो, तो आई होप कि तुम लोग सबको ये जो सॉल्यूशन चैप्टर था, ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज करना कि प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव मेड इट करेक्ट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब एक चीज हम तुमको बताना चाहेंगे कि ये दोनों जो टॉपिक्स के जो चैलेंज वास्ते क्वेश्चन थे जो अभी हमने सॉल्व किया है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक है, और सब अलग अलग तरीके के थे, तो ये हम समझाना चाहते हैं कि जिनका नहीं बना हो, जिनके जो क्वेश्चंस मिस हो रहे हो, जो नहीं समझ में आ रहा हो, तो सॉल्यूशन को कम से कम 1-2 बार अच्छे से देखो, तो तुमको समझ में आने लगेगा कि अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, जो हम जैसे जैसे बता रहे थे कि अप्लाई करना, हाउ यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई, एंड
व्हाट टू थिंक इन अ गिवन क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें काफी वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हमने कवर कर दिया है। तुमको इनिशियली देख के लग रहा होगा यार बहुत टफ क्वेश्चन है, क्या है, ऐसा है नहीं एक्चुअली, दे आर नॉट टफ क्वेश्चंस, ठीक है। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है सब लॉजिकली, ठीक है ना। तो प्लीज अच्छे से पूरे वीडियो को अच्छे से समझना, ध्यान से एकदम। तो इतने क्वेश्चन अगर तुम सॉल्व कर लोगे ना, तो लिटरली बता रहा हूं तुम लोग का लेवल है ना बहुत ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो, एनीवेज माय नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, मतलब एक हॉरिजॉन्टल से हम ऐसे एट एन एंगल इनिशियल वेलोसिटी देके उसको प्रोजेक्ट करते हैं। अब हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में पढ़ेंगे कि कोई बिल्डिंग के ऊपर से अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी से अगर उसको नीचे की तरफ फेंकेंगे तो वो किस तरीके से आएगा। या फिर मान लो एरोप्लेन जा रहा है, अब एरोप्लेन जा रहा है और वो यहाँ से कुछ फूड पैकेट ड्रॉप किया, तो उसका पाथ कैसा होगा मोशन का, ठीक है। तो दोज थिंग्स वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड टाइम लर्निंग फिजिक्स। बाय फॉर नाउ, थैंक यू, बाय।